ये सब कुछ तो हो गया था, इसके नोट्स आपको मिल गए हैं, ये सारे हो गए हैं हमारे। ये जो हम लोगों ने काम करा ना, ये बहुत बढ़िया काम था। एक ही सेंटेंस में सारे केसेस को हमने एक बार में समझ लिया और कहाँ पे कैसे यूज करना है। इससे बेटर कुछ नहीं होता है। इंडिविजुअल समझने से अच्छा है एक ही सेंटेंस ऐसा लिखो। अब सोचो अगर ऐसा सेंटेंस मैं अगर तुम लोगों को लिखने के लिए बोलूँ तो आपको सोचना तो पड़ेगा, है ना। फ्रेम कैसे करें, स्टोरी कैसे बनाएं कि फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए, उनके केसेस भी आ जाए। तो घर में ट्राई करो ये सब। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसके पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्या करा, क्या पढ़ा हमने? प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के अलग अलग केसेस, उनके टेबल्स, उनके नॉमिनेटिव केसेस। देन नॉमिनेटिव केसेस मतलब सब्जेक्टिव केसेस व्हिच स्टार्ट अ सेंटेंस, देन ऑब्जेक्टिव केसेस which comes after the verb, which comes after a preposition, which comes after let। हमने वो पढ़ा है ना कि आप जब वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो वर्ब के बाद अगर कोई पर्सन आनी है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी, अगर प्रीपोजिशन के बाद आनी है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी, और लेट के बाद अगर कुछ आना है जहां कुछ एक तरह का प्रपोजल या एक तरह का सजेशन हम किसी को देते हैं तो वहां भी कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो कंजंक्शन यूज होता है एंड बट, तो एंड और बट के दोनों तरफ दैट इज लेफ्ट एंड राइट में जो भी केसेस होगा वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी एक तरफ एंड के पहले आपने दे दिया नॉमिनेटिव केस, एंड के बाद दे दिया ऑब्जेक्टिव केस, रॉन्ग है। एंड के बाद एंड के पहले दे दिया पॉजिटिव केस, दे दिया माई, और एंड के बाद दे दिया हिम, नहीं चलेगा। तो एक पॉजिटिव एक ऑब्जेक्टिव इस तरह से कैरी नहीं करता है। इन चीजों को भी हमें बैलेंस करना सीखना, क्योंकि यही आएगा। आप जो सीख रहे हो ना, ये केवल इंट्रोडक्शन नहीं है, ये आपको हेल्प कर रहा है। आपको जो आगे आने वाला जो हम लोग का एडवांस जो टॉपिक है एरर फाइंडिंग एंड सॉल्विंग डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर प्रोनाउन, तो वहां पे उसको सॉल्व करने के लिए ये जो पढ़ रहे हो आज सेकंड क्लास हो रही है प्रोनाउन की, वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू कंसंट्रेट। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है कि इसके टाइप कौन कौन से हैं, और हर टाइप का अलग अलग रूल्स को भी हम लोग फॉलो करते चले जाएंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस पहले पढ़ चुके हैं। एनी वर्ड दैट रिप्लेसेस द नाउन विदाउट लूजिंग द कैरेक्टर ऑफ द नाउन। नाउन के कैरेक्टर को छोड़े बिना उसको रिप्लेस करके जो वर्ड आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और ये क्या है, कैरेक्टर क्या होता है, नहीं होता, हमने पहले वाले क्लास में हमने देख लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सबसे पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। किस रिलेटेड है? एनी टाइप ऑफ प्रोनाउन विच रिलेट्स टू अ पर्सन। एक व्यक्ति के साथ जो रिलेट होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें जो भी आपने पढ़ा है, इसमें जो पॉजेसिव केस है, ठीक है, उसको छोड़ के, जो रिफ्लेक्सिव केस है उसको छोड़ के जो कुछ भी है आपका आ जाएगा। जैसे कि आई है तो आई से क्या बना? मी। ठीक है, तो उसके बाद आई हो गया मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। तो हमने इन सब के बारे में तो अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ये कौन कौन से केसेस है, इसमें नॉमिनेटिव कौन है, सब्जेक्टिव कौन है, या ऑब्जेक्टिव कौन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब देखो नॉमिनेटिव वहां तो हमने पढ़ाया ही है आप लोगों को, यहां भी देखो नॉमिनेटिव सिंगुलर। जैसे कि मैंने कहा था आई, आई क्या है बताओ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हमने पढ़ा। द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, जो बोलने का काम करता है वो स्पीकर है, जो ऑडियंस है वो सेकेंड पर्सन है, एंड दोज ऑफ विच वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन है? थर्ड पर्सन है। सो आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, एम आई राइट? और वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। अगर बोलने वाले एक से अधिक है तो वी हो गया। तो इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? आई का बनता है मी, और वी का क्या बनता है? अस। क्योंकि आई से जो माई बनता है और माइन बनता है वो पॉजिटिव में चला गया, और वी से जो आवर और आवर्स बनता है वो भी पॉजिटिव में चला गया। हम बात कर रहे हैं केवल नॉमिनेटिव की और ऑब्जेक्टिव की। यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर और सेकेंड पर्सन प्लूरल इन द कैटेगरी ऑफ ऑडियंस, जो सुनने का काम करते हैं वो सेकेंड पर्सन कहते हैं। दोनों कैटेगरी में सेम होता है। अगर आप सामने एक आदमी है उसके लिए भी सिंगुलर सेंस में यू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर लाखों आदमी है तो भी आप यू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। फर्क है इनका केवल प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट यानी इनसे हम सेंटेंस को शुरू भी कर सकते हैं, और ये वर्ब के बाद भी एज एन ऑब्जेक्ट इनका इस्तेमाल होता है। यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि इनका प्लेसमेंट कहां पे है? वो देख के आप बताओगे कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये आपके सिंगुलर हो गए, और थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन हो गए? दे हो गए।
अब इनका ऑब्जेक्टिव केस हम देखें तो ही से ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है, शी से हर बनता है, इट का तो इट ही होता है, यू की तरह ही सेम है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम है, और दे से क्या बनता है, देम। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये सेंटेंस को स्टार्ट करने का काम करते हैं, ये सेंटेंस को खत्म या वर्ब के बाद एज एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, जो भी काम होता है उस काम के रिजल्ट को रिसीव करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। परिणाम को रिसीव करते हैं, रिजल्ट को अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है तो एक्शन है, और एक्शन अगर होगा तो उसका रिएक्शन किसी के ऊपर तो पड़ेगा, वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है। ये सब हम लोग वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ प्रोनाउन पे। ये चीज आपको क्लियर हो गई पर्सनल प्रोनाउन। आगे इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि सम एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनेटिव दैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू स्टार्ट अ सेंटेंस। तो नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। शी वाज एन एक्सीलेंट डांसर, बहुत कुछ है यहां सीखने के लिए कि अगर ये आर्टिकल है जो हमें दिख रहा है और एन है, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, दा को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अगर दा अगर डेफिनिट है तो उसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है स्पेसिफिक चीजों के पहले होगा, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिनको हम मेंशन कर रहे हैं, कहीं किसी कहीं पे उसका उल्लेख कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, कोई वो अननोन नहीं है, सीधी सी बात है वो अननोन नहीं है, वो दा हो गया। पर ए और एन का इस्तेमाल जहां होता है, एक तो वो एक सिंगुलर तो होगा ही, क्योंकि ए माने एक, एन माने भी एक, तो प्लूरल के पहले तो इम्पॉसिबल है, कॉमन सेंस ही नहीं बनता बनने का। तो ए और एन जहां लगता है ना, जिस नाउन के पहले लगता है, वो अननोन है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते जब तक कि उसके बारे में कुछ बताया ना जाए। तो अगर ये आर्टिकल है तो क्या मिलेगा हमको, क्योंकि अगर सेंटेंस में आर्टिकल है तो आपको नाउन ढूंढना ही है, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा ये हो सकता है कि बीच में वो कैसा डांसर है उसके लिए उसने क्या यूज कर लिया, एक एक्स्ट्रा वर्ड उसने यूज किया, और वो कौन है, एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट। और ये क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने कहा ना पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन, बात करेंगे, क्वेश्चन मैप बनाएंगे, ताकि जब आपका इंग्लिश जिस दिन खत्म होगा ना, आपको ना चाहते हुए सब याद हो जाएगा। इतना किया है एक ही चीज बार बार कि याद हो गया है, ठीक है। नाउ अभी यहां पे देखो, दिस इज अ वर्ब, और देखो हमें पता है वाज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। अगर मैं कहूं शी वाज गोइंग टू द मार्केट, वो बाजार जा रही थी, पास्ट टेंस की बात है, कैसे पता चला पास्ट टेंस है, वाज से। गोइंग मेन वर्ब है, तो गोइंग तो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, गोइंग पास्ट में भी इस्तेमाल होता है, विल बी गोइंग फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है। गोइंग का तब तक कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब ना आ जाए, जो ये बताए कि जो गोइंग, तुम जो गोइंग हो, तुम किस टेंस में हो, तुम्हारा टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। और भी कई चीजें एक्सप्रेस करने में ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ हेल्प करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा और कोई वर्ब दिख रहा है नहीं, तो ये यहाँ इस सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब है। यही क्या है, शी इज इल। अब शी इज इलिंग तो नहीं लिखते हैं, बीमार हो रही है, ऐसा थोड़ा ना होता है, शी इज इल, दिस इज अ कंडीशन, दिस इज अ स्टेट, आपकी अवस्था कैसी है, आप बीमार हो, आपकी कंडीशन कैसी है, आप बीमार हो। शी इज इल, इज जो यहाँ वर्ब है प्रेजेंट टेंस भी है और आपका मेन वर्ब भी है, क्योंकि इज के अलावा और कोई वर्ब है नहीं। हाँ, अगर लिखते हैं शी इज गोइंग टू द मार्केट नाउ, वो अभी बाजार जा रही है, तो चूंकि यहाँ पे गोइंग मेन वर्ब है, गोइंग का टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल किया, तो यहाँ इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब गोइंग, इसका टाइम और टेंस बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो शी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि शी क्या है, एक एक्सीलेंट डांसर है, यानी हम क्या बता रहे हैं, पोजीशन, हम क्या बता रहे हैं, पोजीशन और स्टेट बता रहे हैं। स्टेट माने अवस्था, वो क्या है, शी इज एन एक्सीलेंट डांसर। और एक एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट को अगर हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, एक्सीलेंट, मतलब ऐसे बता दे रहा हूं तुम लोग को, ऐसे लिखते हैं ना, पहले क्या आता है, ए से एडी बोलते हैं ना, बांग्ला में जानते ही हो ना क्या होता है नहीं होता है। तो ये जो ए है किस कैटेगरी में फॉल करता है, स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल। यानी एक्सीलेंट का जो साउंडिंग है, जो प्रोनाउंसिएशन में जो उसका साउंड है, वो वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड है इसलिए क्या लगता है, एन। वॉवेल होने से एन नहीं लगता है, वॉवेल की साउंड होनी चाहिए, ठीक है। वो साउंड आप आसानी से हिंदी में लिख लो,
अपनी मातृभाषा में कल्पना कर लो, आपको समझ में आ जाएगा पहला लेटर क्या कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। ए और एन खत्म, कुछ नहीं पढ़ना और ए और एन के बारे में, किताब में लंबा चौड़ा नियम है। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, कहाँ लगता है एन लगता है वॉवेल साउंड के पहले। हिंदी या बांग्ला उड़िया जो भी तुम भाषा है पढ़ लो, उसमें जो तुम्हारा स्वर वर्ण है पहला अगर आएगा वॉवेल तो वहां लगा दो एन, नहीं आएगा तो क्या लगेगा अ। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा यूनियन और मैंने यहां लिखा अम्ब्रेला, अब टीचर पूछता है बताओ कहां लगेगा ए और कहां लगेगा एन। अरे कैसे बताऊं, मेरा मर्जी है ना, ठीक है। अब अगर यूनियन है तो पहला लेटर क्या होगा यू, और अगर अम्ब्रेला है तो पहला लेटर क्या होगा अ। इतना ही ना, हमें जिस भाषा में समझ में आए और जिस भाषा में मेरा काम आसान हो जाए वही मेरे लिए पढ़ाई अच्छी है, मुझे माथामारी करने की जरूरत ही क्या है। तो अब बताओ अगर य है तो य क्या है कॉन्सोनेंट, व्यंजन वन बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ क्या लगेगा अ। ठीक, यहां भी तो यू है पर इसका साउंड कैसा आ रहा है अ, और ये क्या है वॉवेल साउंड, तो यहाँ पे क्या लगेगा एन लगेगा। फर्क है दोनों में, तो खत्म, ए और एन तो खत्म, बाकी जो बचेगा वहां क्या लगेगा द स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये है वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ रैट एंड अ लायन। तो कौन रैट कौन सा लायन नहीं पता, लेकिन फर्स्ट लाइन में मैंने बता दिया एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था। फर्स्ट लाइन में आपने बता दिया दो कैरेक्टर है। अब इसके बाद जितनी बार तुम लायन या रैट बोलोगे वहां दा लगेगा, क्यों, क्योंकि आपने दोनों के बारे में पहले ही मेंशन कर दिया है। अब जितनी बार लायन और रैट आएगा ये वही लायन और रैट है जो उस जंगल में रहता है, वहां दा लगता है। पर स्टार्टिंग में तो नहीं मालूम है ना कि कौन सा जंगल, कौन सा रैट, कौन सा लायन, तो वहां पे तो ए या एन लगेगा। उसके बाद कहानी में पैराग्राफ में आगे जितनी बार इनको मेंशन करोगे सेम चीज को जिसको हमने पहले ही मेंशन कर दिया है दा आएगा। जो दुनिया में यूनिक है, एकदम एंटीक है, सब जगह दा लगता है, ठीक है। ए और एन कहाँ लगता है, ठीक है, और ए और एन का मतलब होता है वन, ठीक है। नाउ तो यानी कि ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और ये कौन सा केस है नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इससे हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू, देयर इज अ कंडीशन, इफ का इस्तेमाल क्या करने के लिए होता है कंडीशन बताने के लिए, शर्त बताने के लिए, कंडीशनल वर्ड है ये, ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इफ यू वांट टू गो ऑन द फील्ड ट्रिप, अगर तुम्हें फील्ड ट्रिप में जाना है यदि, देन यू नीड टू टेल मिसेस मार्टिन, तो तुम्हें मिसेस मार्टिन को बताना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे देन के पहले एक क्लॉज है, ठीक है, और इसके बाद भी एक सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे यू हमारा क्या है नॉमिनेटिव केस, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ भी सेंटेंस को कौन स्टार्ट कर रहा है यू, और दोनों हमारा कौन सा केस है नॉमिनेटिव केस। आप देखो नॉमिनेटिव केस, क्योंकि देखो वर्ब के पहले है, यहाँ देखो वर्ब के पहले है, तो ये हुआ क्या क्या का एग्जांपल है नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन। आर दे प्रिपेयर्ड टू डू द जॉब, ना कौन प्रिपेयर्ड कर रहा है दे, तो दे हमारा क्या है नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम क्या, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना याद रखो। तो वर्ब के पहले जो होगा वो सब्जेक्ट, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन, ये वर्ब में जो कुछ हो रहा है वो ये करता है, और जो कुछ हो रहा है उसको जो रिसीव करता है वो कौन है ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्टली भी रिसीव कर सकता है, इनडायरेक्टली भी रिसीव कर सकता है। आई राइट अ लेटर टू माई फादर, नाउ व्हाट एम आई राइटिंग अ लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, किसको लिख रहा हूं टू माई फादर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब फादर को हटा देंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बच गया लेटर, ठीक है। पढ़ेंगे वर्ब में, नथी द टीचर क्या किया गिव, वर्ब की सेकेंड फॉर्म द टीचर, ये क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट, सेंटेंस इट स्टार्ट द सेंटेंस, ये सेंटेंस को शुरू कर रहा है, ये वर्ब है, तो ये क्या हुआ हमारा नॉमिनेटिव केस हुआ। और देखो ये तो नाउन है, ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये हमारा नाउन है, टीचर का जेंडर नहीं पता, ही और शी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेसिफाइड नहीं है तो मस्कुलाइन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा गेव वर्ब है, वर्ब के बाद हमें प्रोनाउन को इस्तेमाल अगर करना है तो कौन सा केस में होगा ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि अस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है वी, और हम वर्ब के बाद वी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इन सम केसेस, जो हम पढ़ेंगे रूल में, वही एरर फाइंडिंग में आता है, ठीक है। सो द टीचर गेव अस अ न्यू प्रोजेक्ट, वी कैन नॉट राइट हियर द टीचर गेव वी, द टीचर गेव आई, द टीचर गेव दे, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना रोल है, कैरेक्टर है, जो मैंने पहले क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। आस्क्ड किया, मैंने पूछा है,
मैंने बोला है, तो बोला कौन है? आई, तो ये नॉमिनेटिव केस है, कोई डाउट? ठीक है। किसको बोला है? मैंने अगर बोला है तो कोई तो सुना होगा, एक्शन का कोई तो रिसीवर होगा, तो कौन है? देम। और ये किसका, ये इसका नॉमिनेटिव केस होता है दे, पर वर्ब के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दे के ऑब्जेक्टिव केस देम का, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। टू हेल्प, ये क्या है? इन्फिनिटिव। टू के बाद हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब है, तो वर्ब टू हेल्प। उसके बाद ही हमने क्या इस्तेमाल किया? आई के ऑब्जेक्टिव केस कौन से? मी को। तो हम दोनों जगह हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करना है, आप किसी और केस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। द डॉक्टर, डॉक्टर ने बोला, किसने बोला? डॉक्टर ने बोला, तो डॉक्टर तो नाउन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, किसको बोला? मुझे बोला, क्योंकि बोलने का जो रिसीविंग है वो कौन कर रहा है? हिम कर रहा है। तो वर्ब के बाद ये कौन सा केस है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। हम ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि अब टाइप पढ़ रहे हैं तो उन चीजों को दोबारा मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। अब मैंने यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा काम भी दिया है, हालांकि ये अभी बहुत हल्का फुल्का काम है। काम तो इसी से बनेगा तुम्हारा एरर फाइंडिंग, या किसी भी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन दे देगा, सब बन जाएगा। एंटीसीडेंट का मतलब हो गया जो पहले आता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले आता है। तो कह रहा है कि जो अंडरलाइन एंटीसीडेंट है वहां पे आपको करेक्ट प्रोनाउन आपको सप्लाई करना है। चलो देखते हैं। इफ जूली कम्स, देखो आगे क्या होगा उसके लिए जो एंटीसीडेंट है आपको ध्यान देना है। आपका कौन है एंटीसीडेंट? जूली। जूली का जेंडर क्या है? फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर है। तो आपको पता है जब हम इसे किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो उसका कैरेक्टर सेम होगा जो इस नाउन का कैरेक्टर है। इफ जूली कम्स, जूली यदि आती है, टेल डैश, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हर हमने यूज किया, हम यहाँ पे शी हर कौन सा यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। हम शी क्यों यूज नहीं करेंगे? शी नॉमिनेटिव हो गया, क्यों यूज नहीं करेंगे? ब्लैंक के पहले ये जो टेल है ये हमारा कौन सा है? वर्ब है, और वर्ब के बाद हम किसी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा? टेल हर। जूली यदि आती है तो उसे कहना दैट। अब दैट के बाद नया सेंटेंस है, नया क्लॉज है, नया क्लॉज है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कि मुझे, तो ये वर्ब हुआ ना, आई नीड टू सी डैश राइट अवे। अगर वो आती है तो उसे कहना मैं तुरंत उससे मिलना चाहता हूँ। या सी मैंने देखा नहीं, सी मैंने मिलना, तो यहाँ क्या होगा? आई नीड टू सी हर। इन्फिनेटिव वर्ब, इसके बाद भी हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब, इसके बाद भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। आपको मेरी बात समझ में आई? सिंपल। आगे, टेरी एंड हिज ब्रदर, आपका एंटीसीडेंट कौन है? टेरी एंड हिज ब्रदर। कितने लोग हुए? दो, इसलिए वर्ब ने कौन सा इस्तेमाल किया? आर। इतनी बात समझ में आई? तो देखो, टेरी एंड हिज ब्रदर आर बोथ टॉल, दोनों क्या है? लंबे हैं। बट डैश आर नॉट एज टॉल एज माइक। हाँ, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है, हमको समझना पड़ेगा कि इसके पहले वाला जो एंटीसीडेंट होगा जो टेरी एंड हिज ब्रदर के लिए, वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो दो लोग हैं या दो से अधिक लोग हैं, और यहाँ वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम? दे। बट दे आर नॉट एज टॉल एज माइक। ठीक है, तो माइक तो नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली है जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ मैं बोल देता हूँ कि मैं दिख गया मेरी आंखों से। देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, दैट दे आर नॉट एज टॉल एज माइक, कि वो माइक की तरह लंबे नहीं है। दोनों लंबे हैं, पर ये दोनों, माने ये दे का मतलब हो गया टेरी एंड हिज ब्रदर, उतने लंबे नहीं है जितने माइक है। अब आप देखो यहाँ जो आपका जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके सहायता से हो रहा है? ऐसे। और कभी कभी हम देन से भी कंपेयर करते हैं, यू आर बेटर देन आई और यू आर बेटर देन आई एम। ऐसे कन्वर्सेशन में क्या बोलते हैं? यू आर बेटर देन मी, पर ग्रामर में गलत है। ठीक है, बताएंगे। अब देखो आप जब कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर किसे कर रहे हो? देखो, दे कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। तो आपको यह ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग, जब आप तुलना करोगे, कंपेयर करोगे एज और एज से या देन से, बेटर देन, लॉन्गर देन, टॉलर देन, शॉर्टर देन, इस तरह से कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन के पहले जो केस होगा कंपैरिजन के बाद भी सेम केस होगा, आप नहीं बदल सकते हो। तो
तो बताओ एज और एज से आप जब कंपेयर कर रहे हो दे को, तो दे तो नॉमिनेटिव केस है, तो इसके बाद भी कौन सा केस होगा, प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस होगा अगर होता तो यहाँ पे तो नाउन दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है, नाउन दे दिया है। अगर माइक नहीं होता तो हम क्या लिखते, ही, क्या लिखते, ही, और कुछ नहीं लिखते क्योंकि ब्रैकेट में इज जो है ना, इज अंडरस्टूड है, क्यों यहाँ पे दे आर, सो बट दे आर नॉट एज टॉल एज ही इज भी लिख सकते हैं, या दे आर नॉट एज टॉल एज ही इज अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे वो है, क्योंकि दे के साथ जब आर है तो ही के साथ तो इज ऑटोमेटिकली होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि माइक लिख दिया था तो माइक तो नाउन है, अब इसे नाउन का तो कोई केसों का अलग से करने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन होता तो क्या होता, ये नॉमिनेटिव केस, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस होता तो ये भी क्या होता, ऑब्जेक्टिव केस, अगर ये पॉजिटिव केस होता तो ये भी क्या होता, पॉजिटिव केस। प्लीज इस बात को बहुत ध्यान दीजिए, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत एरर फाइंडिंग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। नाउ वेदर यू बिलीव इट और नॉट, जब आगे आओगे तब मालूम चलेगा सर ने कहां पे कराया था, कौन स्लाइड में था, खोजोगे फिर, ठीक है। हालांकि ये बात हम अभी स्पेसिफिकली अलग से कराएंगे। आई बॉट अ म्यूजिक बॉक्स, मैंने एक म्यूजिक बॉक्स खरीदा। आपको पता है बाई का पास्ट टेंस क्या होता है, बॉट होता है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। एक म्यूजिक बॉक्स खरीदा है, म्यूजिक तो ए लगा है यहाँ पे आर्टिकल यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। म्यूजिक बॉक्स क्या है, थिंग है, ऑब्जेक्ट है। बट डैश ब्रोक, ये टूट गया, कौन टूट गया भाई, म्यूजिक बॉक्स, तो म्यूजिक, और ये वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लगेगा, इट, क्योंकि इट का रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ है। और बट के बाद दूसरा क्लॉज होता है, बट के पहले दूसरा क्लॉज होता है, एंड के पहले कुछ और क्लॉज होता है, एंड के बाद कुछ और क्लॉज होता है, ठीक है। व्हेन माय सिस्टर ड्रॉप्ड, तो मेरे सिस्टर ने ड्रॉप किया। अब अगर ये वर्ब है तो वर्ब के बाद कौन सा केस चाहिए, हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। किसे ड्रॉप किया, म्यूजिक बॉक्स को। म्यूजिक बॉक्स तो बार बार नहीं लिखेंगे, म्यूजिक बॉक्स के लिए क्या बोलेंगे, इट, तो इट का सब्जेक्टिव केस भी इट होता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट होगा। अब बोलो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर हुआ बात, आपको कैसे करना है, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो आई बॉट अ म्यूजिक बॉक्स बट इट ब्रोक व्हेन माय सिस्टर ड्रॉप्ड इट, लेकिन ये टूट गया जब मेरी बहन ने इसे गिरा दिया। तो क्या टूटा, म्यूजिक बॉक्स, किसे गिराया, म्यूजिक बॉक्स। तो वर्ब के पहले जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है वो भी इट होता है और इट का वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, जैसे कि यू का होता है, ठीक है। आगे 4 नंबर में आते हैं, द होम ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो ये है हमारा वर्ब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वर्ब है, तो ये अगर वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका यहां से लेके यहां तक है, कौन कौन है, क्योंकि एंड है, द होम ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, और एंड के पहले जो होगा एंड के बाद ही सेम केस होगा। हम नाउन नाउन लिख सकते हैं, प्रोनाउन प्रोनाउन लिख सकते हैं, नाउन प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन केस सेम होना चाहिए। जैसे ठीक है, जैसे लिख सकते हैं द होम ओनर एंड आई, तो होम ओनर भी नॉमिनेटिव हुआ, आई भी नॉमिनेटिव हुआ, ठीक है। द होम ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर साइंड डॉक्यूमेंट इन विच, एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें, इन विच, या विच क्या है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि विच का इस्तेमाल जो है पर्सन के लिए भी ऐसे होता है, पर ज्यादातर थिंग्स, क्रिएचर्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है विच का इस्तेमाल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए विच है, इन विच, जिसमें, एग्रीड, सहमत हुए हैं, कौन सहमत हुए हैं, इसके पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, कौन सहमत हुए, एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है, होम ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर के बीच, तो इस एग्रीमेंट में यही लोग सहमत हुए हैं, तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या होगा, दे एग्रीड ऑन द प्राइस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो कीमत निर्धारित की गई है उस पे वो लोग एग्री हुए हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब के पहले हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पे अगर प्रोनाउन लगाना है तो इस प्रोनाउन को जो भी यहाँ पे आएगा उसको देखना होगा, मैं किसके लिए आ रहा हूँ, मेरा एंटीसीडेंट कौन है, तो मेरा एंटीसीडेंट है द होम ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसके लिए क्या होगा, दे ही होगा और कुछ नहीं है, एक ही है दे, ठीक है। 5 नंबर में आते हैं और 5 नंबर देखते हैं क्या है, लैरी और जेन। देखो यहां पे ना चॉइस है, दोनों नहीं, अगर एंड होता तो दोनों, तो हो गया प्लूरल, लेकिन जब हमने और लगा दिया तो या तो लैरी या फिर जेन, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है
कोई एक ही होगा। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है। अगर हम एंड लगा देंगे तो दोनों मूवी देखने जा रही है, अगर हम और लगा देंगे तो या तो लैरी जाएगी या जैन जाएगी, यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा। विल हैव टू लेंड मी डैश फोन बिकॉज आई डिड नॉट ब्रिंग माइन। अब देखो, उन्हें या तो लैरी या जैन को मुझे उनका फोन देना होगा, वो मुझे अपना फोन देंगे क्योंकि मैं अपना लेके नहीं आया हूं। आपको पता है यहां माइन का क्या मतलब होता है, माई फोन। लेकिन हमने फिर से माई फोन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसी फोन को हमने रिपीट किया हुआ है नाउन को। हम क्योंकि रिपीटेशन से बचते हैं और हमारा एंटीसीडेंट ऑलरेडी फोन है, तो हम यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले वाले प्रीवियस क्लासेस में हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है, ठीक है, डिटेल से पढ़ा है। तो लैरी और जैन विल हैव टू लेंड मी, क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों लड़की है, दोनों लड़की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर फोन। हम ये मान के चल दोनों लड़की तो है लैरी और जैन, ठीक है। तो ये हो गया, तो लैरी और जैन विल हैव टू लेंड मी हर फोन बिकॉज आई डिड नॉट ब्रिंग माई फोन। अगर लिखोगे तो फोन 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 फोन, रिपीटेशन जो होता है ना सेंटेंस को मोनोटोनस, बोरिंग और ग्रामेटिकली रॉन्ग बना देता है, इसलिए तो प्रोनाउन का काम आता है ना। उस प्रोनाउन में भी एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन का, क्योंकि हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए। एडजेक्टिव लिखेंगे माई तो फिर से फोन लिखना पड़ेगा, अब वो हमें नहीं करना है ग्रामर में। तो यहाँ समझ में आया क्या होगा। और देखो ये क्या है, ये क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब, ये है इन्फिनेटिव वर्ब। तो वर्ब के बाद कौन सा केस आएगा, मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस। और ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का। बहुत कुछ है सीखने के लिए। बिकॉज के बाद एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ क्लॉज इज लाइक अ स्मॉल सेंटेंस इन अ बिगर सेंटेंस which has its own subject and predicate। तो बिकॉज के बाद भी शुरू हो रहा है, तो ये अगर वर्ब है तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। और ये क्या हो गया तुम्हारा, वर्ब हो गया। डिड नॉट ब्रिंग, ब्रिंग हो गया तुम्हारा मेन वर्ब, तो डिड क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सिलरी वर्ब। और डिड क्या बता रहा है कि ब्रिंग तुम पास्ट टेंस में हो मेरे वजह से। अगर मैं डू होता तो तुम प्रेजेंट होते, और अगर डज होता तो भी प्रेजेंट होते। मैं डिड हूं तो तुम पास्ट टेंस हो गए, क्योंकि जब डू ऑलरेडी डिड हो गया तो ब्रिंग को ब्रॉट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी एक चीज सीखने की जरूरत है जो मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं, जो मैंने इसके पहले भी किसी किसी जगह पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे थे। वो ये है, अरे भाई वो कहा क्या है, वो ये है कि जैसे उस दिन मैंने लिखाया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, लिखाया था कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट अगर हो तो हमेशा आगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी सेंटेंस में डू, डस, डू और डस दोनों प्रेजेंट टेंस है, डू और डस दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इस बात को ध्यान रखें, टेंस से पढ़ाएंगे। जिसमें जो डू है ये प्लूरल है, पता है ना, और जब वर्ब में एस और यस लगा दो तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बनता है। ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और इन्हीं दोनों का पास्ट टेंस क्या है, डिड। ये कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है तो इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, मैंने बताया था। और अगर वर्ब को थर्ड फॉर्म में जाना है पास्ट पार्टिसिपल, तो उसके पहले किसी ना किसी तरह का ऑक्सिलरी वर्ब होना ही चाहिए। तो अगर आप कहीं भी डू देखते हो, डस देखते हो, डिड देखते हो, और इसके बाद अगर आपको मेन वर्ब यूज करना है, क्या यूज करना है, मेन वर्ब अगर यूज करना है तो वो ऑलवेज आपका फर्स्ट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा, यानी प्रेजेंट फॉर्म में होगा। प्रेजेंट फॉर्म में होगा बोलने का मतलब है जैसे कि ब्रिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, ब्रॉट। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म होता है गो, पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। लेकिन इसके साथ अगर तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है, इसे अगर तुम्हें प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा, डिड। तब ये क्या हो जाएगा, गो, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अच्छा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, गो है, और ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल, तो क्या लगाना पड़ेगा, डू गो। और इसी गो की जगह
अगर गोज होता, क्या होता, गोज, तो हम क्या लिखते, डज गो। तो तीनों केस में तुम देखो क्या कोई फर्क है, यहां भी गो है, यहां भी गो है, यहां भी गो है। तो अगर आपका गो है उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए तो डू गो, अगर आपका गोज है उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, डज गो, और अगर आपका पास्ट टेंस में है तो क्या लिखेंगे, डिड गो। पर तीनों केस में गो 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 ही होगा। आपको बताइए, छोटी सी बात है, छोटी सी पॉइंट याद आ गई तो मैंने क्या क्या डिस्कशन कर दिया। हालांकि टेंस के समय भी हम लोग को ये जो चीज है वो डिस्कशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया तो ओके फाइन। तो हमने हमने ये कर लिया, हमारा ये पॉइंट हो गया। और आगे देखो, अब आते हैं आगे रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, नॉमिनेटिव तो मैंने तुमको सिर्फ दिया इंट्रोडक्शन, उसका परिचय दिया है, जबकि नॉमिनेटिव में हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। नॉमिनेटिव में हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। पहले थोड़ा सा हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। रिलेटिव देखो नाम से ही पता चला रिलेशन। ठीक है, वो प्रोनाउन जो अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट के साथ कुछ रिलेशन शो करता है। ठीक है, यानी कि एनी टाइप ऑफ प्रोनाउन विच शोज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशंस विथ इट्स एंटीसीडेंट नाउन, जो उसको बिलोंग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और जिस सेंटेंस के पार्ट में वो आता है वो क्या बन गया, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है किसको, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो मैं कल की क्लास में बता चुका हूं, जिसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने मीनिंग को कंप्लीटली नहीं दे पाता और अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है। ये पता है आपको। सो अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो अपने पहले आने वाले नाउन को एक्सप्लेन करता हो, उसके बारे में कुछ और एलाबोरेट करता हो, या उसको बारे में कुछ क्वालिटी उसको बताता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लॉज के साथ ही आता है नाउ। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आया है इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, ये कैसा क्लॉज बन जाता है, रिलेटिव क्लॉज बन जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा। रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है इस क्लॉज में, वो है आपका हु, हुम, हुज, विच, और क्या है, दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्लॉज पढ़ाएंगे तो वहां तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इतना पढ़ना ही काफी है फिलहाल प्रोनाउन को समझने के लिए। ठीक है, देखो यूजुअली द रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ये जो हु, हुम, हुज, विच, दैट, हु, हुम, हुज, विच, दैट इमीडिएटली फॉलोज इट्स नाउन इंसिडेंट यूजुअली, लेकिन नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या है, इमीडिएट का मतलब होता है कि अगर यहां पे नाउन दिया हुआ है, ठीक है, तो इस नाउन के नेचर के हिसाब से, जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, इस नाउन के नेचर के हिसाब से अगर हु आने वाला है, ठीक इसके बाद आ जाएगा। हुम आने वाला है तो ठीक इसके बाद आएगा। दैट आने वाला है तो इसके ठीक बाद आ जाएगा। विच आने वाला है तो इसके बाद आ जाएगा। और हुज आने वाला है तो ठीक इमीडिएटली इसके बाद ही आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आया है ये ठीक अपने पहले आने वाले नाउन के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। इसका, इस वर्ड का रिलेशन, इस प्रोनाउन का रिलेशन अपने ठीक पहले आए इस नाउन के साथ है, और इनसे जो सेंटेंस चल रहा है उसे कहते हैं रिलेटिव क्लॉज, जो इस नाउन को एलाबोरेट करेगा, इस नाउन के बारे में कुछ बोलेगा, इसे एक्सप्लेन करेगा। कैसे, देखो, दिस इज द नेकलेस, द आर्टिकल है। द कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल। अगर डेफिनेट अगर है तो पक्का इस नेकलेस के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा हमको। मैंने क्या बोला कि दा जो आर्टिकल है जहां लगता है वो बहुत ही खास होता है, या उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बता दिया गया होगा, तो ही दा लगा। देखो बताया है, दिस इज द नेकलेस, यही वो नेकलेस है, यही वो हार है, दैट माई ग्रैंड मदर गेव मी, जो मेरी दादी माँ ने मुझे दिया था। अब मुझे ये बताओ, यहां जो दैट का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, यहां जो दैट का इस्तेमाल हुआ है, आप ये बताइए खाली हमको कि ये दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, नेकलेस के लिए। अब बताओ, दैट से शुरू होने वाला ये पूरा क्लॉज, दैट का इस्तेमाल नेकलेस, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू नेकलेस, सॉरी दैट इज, हाँ दैट इज इक्वल टू नेकलेस। यानी हम दैट को हटा के नेकलेस लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हम जिस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे इसका रिलेशन ठीक अपने पहले 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 आए इस नाउन के साथ है। और दैट से, चूंकि दैट का मतलब नेकलेस है, और अब दैट से जो भी हमने लिखा है
ये चूंकि इसका रिलेशन इससे है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, और इसने जो सेंटेंस शुरू किया है इसे कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या मैं आपको समझा पाया? और ये पूरा रिलेटिव क्लॉज किसको एक्सप्लेन कर रहा है? नेकलेस को। किसको एलाबोरेट कर रहा है? नेकलेस को। किसके बारे में कह रहा है? नेकलेस के बारे में कह रहा है। यही तो मैंने यहां लिखा है ना, कि दैट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नेकलेस के लिए हुआ। तो मैंने कहा यूजुअली जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और उनसे शुरू होने वाला जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो ठीक उसी नाउन के बाद आता है जिस नाउन के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। भाई तुम मेरे लिए आए हो? सर हाँ मेरे लिए आए, मेरे बगल में बैठो। रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, वेयर इज द मैन, वो आदमी कहां है, हुम, जिसको, जिसको यू सॉ, तुमने देखा था। अब बताओ यहां हुम हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी हुम इज इक्वल टू द मैन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ यहां जो रिलेटिव, ये जो हुम आया है इसका रिलेशन ठीक अपने पहले आए नाउन से है कि नहीं है? तो अगर इसका रिलेशन इस नाउन से है और इस नाउन के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है और रिलेशन भी है, तो नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं, और चूंकि इसका रिलेशन बता रहा है तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इससे जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ये एक बड़े सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा है जिसकी अपनी सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, तो इसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। और रिलेटिव क्लॉज इसलिए कहते हैं कि इसकी शुरुआत जिस प्रोनाउन से हुई है उसका रिलेशन ठीक अपने पहले आए नाउन से है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और जो इसे सेंटेंस शुरू होता है उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज माने स्मॉल सेंटेंस विद इन अ बिगर सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड गिव सम सेंस आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सो यहां पे हुम का इस्तेमाल द मैन के लिए हुआ है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये पूरा रिलेटिव क्लॉज हुआ जो इस मैन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? जिसको तुमने देखा था। अब बताओ ये मैन खास हुआ कि नहीं हुआ? अब तुमसे कोई पूछेगा क्यों लगा मैन के पहले द आर्टिकल, आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं पर जानना जरूरी है। हर जगह कुछ क्वेश्चन करो वाई, क्यों होगा, तभी तो सीखोगे। तो ये मैन के पहले दा क्यों लगा? क्योंकि हम इस मैन के बारे में जानते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ये वो आदमी है जिसको तुमने देखा था, यानी कि आदमी खास हो गया, और खास हो गया तो वहां क्या लगेगा? दा। इसी को कहते हैं कि हम उन शब्दों के पहले, उन नाउन्स के पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहीं ना कहीं सेंटेंस में मेंशन कर दिया है। मेंशन करने का मतलब है उसके बारे में आप कुछ ना कुछ बोल देते हैं या उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बारे में कुछ बता देते हैं। उसी को इंग्लिश में मेंशन करना कहते हैं, उल्लेख करना कहते हैं। दा लगाना पड़ेगा। अगर नहीं किया होता तो क्या लगता? आई सॉ मैन, आई सॉ द मैन हु स्टोल योर पर्स, आई सॉ अ मैन इन द स्ट्रीट, कोई मतलब नहीं कौन सा। अ डायरेक्टर, अ आर्टिकल है और डायरेक्टर यहां पे क्या है? नाउन है। हुज फिल्म्स, अब देखो यहां पे किसका इस्तेमाल हुआ है? हुज का। अब यहां हुज माने क्या होता है हिंदी में अगर बोलेंगे तो जिसका। और हुज का इस्तेमाल क्या के लिए करते हैं? पोजेशन के लिए। कैसे मालूम चला? एक बात बताओ, हुज फिल्म्स, जिसकी फिल्में, किसकी फिल्में हैं? अब बताओ इस फिल्म का पोजीशन, ओनरशिप या डायरेक्शन किसने किया है? इसने किया है। यानी ये फिल्म किसकी है? इसकी है। ये छाता किसका है? इसका है। ये घर किसका है? इसका है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा वो कौन होगा? हुज होगा। आप कहीं भी हु विच दैट नहीं घुसा सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का नेचर कैसा है, कहाँ हु, कहाँ हुम लगेगा, कहाँ दैट, कहाँ विच लगेगा, कहाँ हुज लगेगा, जो इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ फिल्म का रिलेशन हम डायरेक्टर के साथ दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हुज का इस्तेमाल करेंगे। और डायरेक्टर जिसकी फिल्में वर बीइंग ऑनर्ड, जिसकी फिल्मों को सम्मान दिया गया था, मेड एन अपीयरेंस एट द फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल में वो आए थे। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, एक चीज जो मैं बता देता हूं आप लोग को, वो ये पीले वाले पार्ट को भूल जाओ। मैंने कहा अ क्लॉज इज लाइक अ स्मॉल सेंटेंस विद इन अ बिगर सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट and predicate and give some sense either complete or incomplete. If it is incomplete it is a subclause, if it is complete it is a main clause. Okay, इस पार्ट को अगर हम हटा दे पीले वाले पार्ट को तो क्या बचा? A director made an appearance at the film festival.
ठीक है, हम एक्चुअली अगर यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें तो हम उस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके फिल्म को ऑनर्ड किया गया था। तो आई थिंक यहाँ ए नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, दा होना चाहिए, क्योंकि हमने उसके बारे में स्पेसिफिक बोल दिया है ना। ठीक है, सो द डायरेक्टर मेड एन अपीयरेंस एट द फिल्म फेस्टिवल, पूरा कंप्लीट है ना सेंटेंस। ये कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज। और सब क्लॉज जो है ना कहीं भी घुस जाता है। सेंटेंस के शुरुआत में कल लिखाए थे इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, सेंटेंस के स्टार्टिंग में था। सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, लास्ट में बीच में आ सकता है, जैसे ये द डायरेक्टर हुज फिल्म्स वर बीइंग ऑनर्ड मेड एन अपीयरेंस एट द फिल्म फेस्टिवल। अब मैं इस व्हाइट वाले पार्ट को अगर हटा दूं तो क्या बचा, जिसकी फिल्मों को सम्मानित किया गया था, बाकी तो मिटा दिया है मैंने, तो मीनिंग तो दे रहा है पर इनकम्प्लीट है, इसे बोलेंगे सब क्लॉज। तो सब क्लॉज का जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग में हो सकता है, सेंटेंस का स्टार्टिंग में हो सकता है इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, सेंटेंस के बीच में हो सकता है द डायरेक्टर हुज फिल्म्स वर बीइंग ऑनर्ड, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जो भी शुरू होता है उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सब क्लॉज, बीच में आ गया। तो सब क्लॉज की 3 पोजीशन होती है, स्टार्टिंग, एंड एंड मिडल। आपको समझ में आया। तो मेन क्लॉज आपको पहचानना पड़ेगा, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, बाकी है तुम्हारा, ये है वर्ब और बाकी है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं किसका कहां पे किसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जरूरी है। हु और हुम पढ़ के आपको मालूम चल रहा है कि किसके लिए इस्तेमाल होगा, पीपल के लिए। हुज का इस्तेमाल सिर्फ पोजीशन बताने के लिए होगा, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग्स हो। पूंछ किसकी है तो बंदर की है, वहां भी तो हुज ही लगेगा ना। ठीक है, विच का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। दैट का इस्तेमाल हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी, प्लेस के लिए भी, क्रिएचर्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल है। अब देखो दैट को यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ पढ़ रहे हैं, दैट कंजंक्शन भी है, ज्वाइनिंग करने का काम भी करता है, बहुत सारा फंक्शन है। नरेशन में दैट का इस्तेमाल करते हैं, ही सेड दैट, आई आस्क्ड हिम दैट। ठीक है, जो भी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया, हु और हुम का इस्तेमाल पीपल के लिए, हुज का इस्तेमाल पॉजेसिव केस में पर्सन, एनिमल और थिंग्स के लिए, पोजीशन बताने के लिए। आगे जो चीजें हैं पहले आने वाले नाउन के है उसका रिलेशन है, उसके लिए हमको चाहिए ये वाला। और विच का इस्तेमाल थिंग्स के लिए, दैट का इस्तेमाल एनीथिंग के लिए, कोई भी चीज हो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ देखो यहाँ पे मैंने तुमको 3 सेंटेंसेस दिया है, तो मैंने लिख दिया है कि पहला वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है देखते हैं। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, एक तो बात सही है कि पीपल है। ठीक है, द चिल्ड्रन whom you saw were going to the museum, द चिल्ड्रन दैट यू सॉ were going to the museum, सब कुछ सेम है सिर्फ 2 चीजों के अलावा, वो है यहां पे है whom, यहां पे है whom और यहां पे क्या है that। इसके अलावा क्या कोई फर्क है, बीच में यही तो जंक्शन है ना, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। आप मेरी एक बात समझो, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और पीपल है, ये तो लोग हो गए ना, लोग के कैटेगरी में आ गए। तो हम इसके लिए जिसको तुमने देखा था, हुम का भी इस्तेमाल सही है, और हमने कहा दैट का इस्तेमाल किसी चीज के लिए होता है, दैट का इस्तेमाल भी सही है, लेकिन क्या यहाँ विच होगा, नहीं होगा। क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है जो बच्चों की है, क्या ऐसा कोई पोजीशन बता रहा है, नहीं, तो हुज का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो बचा कौन, हु, हुम और दैट। तो हु और हुम के बारे में बहुत स्पेसिफिक पढ़ना होगा कि हु कहाँ लगेगा, हुम कहाँ लगेगा। देखो हु का मतलब होता है जो, और हुम का मतलब होता है जिसको, लेकिन सिर्फ हिंदी ही पढ़ने से नहीं बनेगा ये, ना ही बांग्ला में पढ़ने से बनेगा, हम बताएंगे कैसे। लेकिन क्या चिल्ड्रन के लिए हम यहाँ विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तो ये दोनों सही है और ये क्या है हमारा गलत है। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें होती हैं सारी। आगे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ना है, लेकिन कैसे, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन अगर इस्तेमाल हुआ है और उनसे जो भी सेंटेंस बना है वो रिलेटिव क्लॉज है, और याद रखो वो इनकम्प्लीट भी होगा, यानी वो कौन सा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट, सब क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। चलो देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे होने से क्या कर सकते हैं। यहां हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे हु के बारे में। देखो हु का इस्तेमाल अगर क्वेश्चन मार्क में करेंगे, हु आर यू, तो हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो गया, क्वेश्चन प्रोनाउन।
हु का इस्तेमाल हम यहाँ पे ऐसे रिलेशन बताने के लिए कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन की 10 कैटेगरी है, उसमें से एक तो ये है, और जो लास्ट वाली है वो इंट्रोगेटिव है। तो क्वेश्चन सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे तो सवाल पूछने वाला हो गया, रिलेशन में इस्तेमाल करोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। ध्यान सुनना, इसके बाद एक एक्सरसाइज है, जो नहीं समझेगा वो नहीं सकेगा। एक्शन, और एक्शन किसे कहते हैं, वर्ब। तो जो भी सेंटेंस है वर्ब है, मतलब जो भी काम होता है उस काम को जो करता है और जो सेंटेंस को स्टार्ट भी करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। इसलिए हम क्या कहते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर उसको रिजल्ट को रिसीव करने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात तो है पता है। अगर पता है तो आप ध्यान दीजिए कि जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है वहां हु लगेगा पर्सन के लिए, और जहां ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्टिव केस की तरह फंक्शन कर रहा है, वहां हुम लगेगा। अब बोलोगे सर तो पहचानेंगे कैसे, बहुत आसान है, देखो। द बॉय, वो लड़का, अब दा क्यों लगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हैं। हु केम हेयर, अरे वो लड़का जो यहां आया था, इज अ फुटबॉल प्लेयर। अरे कल जो लड़का हम लोग घर में आया था ना दूध देने के लिए, वो एक फुटबॉल प्लेयर है। कल एक लड़का आया था, अ बॉय केम टू माई हाउस यस्टरडे, आई डोंट नो, तो ए लगा। द बॉय हु केम टू मी यस्टरडे टू डिलीवर मी मिल्क इज अ फुटबॉल प्लेयर। तो हम उसके बारे में परिचय दे रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, दा यूज करना पड़ेगा। द बॉय, जो, हु माने क्या होता है, जो, केम हियर, नाउ हु इज इक्वल टू व्हाट, द बॉय। बॉय का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, सॉरी हु का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, द बॉय के लिए। तो हु कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु केम हेयर, यहां से लेके यहां तक कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, यानी सब क्लॉज भी कह सकते हैं। हु केम हियर, जो यहां आया था, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कौन है, द बॉय इज अ फुटबॉल प्लेयर, लड़का एक फुटबॉल प्लेयर है, ये हुआ मेन क्लॉज। बीच में क्या हुआ, रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्यों, क्योंकि इस वर्ड का रिलेशन नाउन से है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इससे जो क्लॉज तुम बना रहे हो, देखो सब्जेक्ट हु माने द बॉय केम हियर, हम लिख सकते हैं ना, द बॉय इज अ फुटबॉल प्लेयर, द बॉय केम हियर। ध्यान से देखो, ये क्लॉज में हम लोग यही पढ़ते हैं, द बॉय इज अ फुटबॉल प्लेयर, द बॉय केम हियर। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों सेंटेंसेस को जब क्लॉज हम पढ़ते हैं ना, तो क्लॉज में सिखाया जाता है ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। बहुत कुछ और भी सिखाया जाता है, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। और ज्वाइनिंग करने के लिए हमें अलग अलग वर्ड्स की जरूरत होती है, हु की, विच की, हुज की, दैट की। यहां पढ़ लोगे ना, क्लियर। और वहां ये पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इस तरह के नाउन क्लॉज क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज कौन से होते हैं, इस तरह के वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। अब मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को अगर ज्वाइन करना है, तो फुटबॉल प्लेयर कौन है, बॉय, आया कौन, बॉय, ये दोनों ही इंट्रोडक्शन किसके लिए है, तो एक बॉय तो हटेगा। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना, ये वर्ब है, तो ये क्या है, बोलो, ये भी क्या है, वर्ब, माने ये भी काम है। ये क्या बता रहा है, कंडीशन, स्टेट कि ये फुटबॉल प्लेयर है, तो है तो वर्ब, ये सब्जेक्ट हुआ। ये भी है वर्ब, काम हो रहा है, और इस काम को कौन कर रहा है, द बॉय नाम का सब्जेक्ट। अब बताओ, दोनों ही केस में बॉय सब्जेक्ट केस में है ना, कैसे, यहां देखो, हु केम हेयर, केम क्या है, बोलो, वर्ब। तो बताओ वर्ब के पहले कौन होता है रे, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हु वर्ब के पहले आके, हु माने द बॉय, वर्ब के पहले आके सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है ना, ऐसे ही लोगों के लिए हम हु लगाते हैं।
जहां पे ये वर्ब के पहले आके सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है। कैसे मालूम चला? देखो मैंने स्प्लिट कर दिया, मैंने सेंटेंस को रिफ्रेज किया। द बॉय इज अ फुटबॉल प्लेयर। हु मैंने द बॉय केम हियर। आपको बोला आप इसको ज्वाइन करो एक रिलेटिव प्रोनाउन से, आपको दे दिया हु, तो क्या होगा? द बॉय हु केम हियर, हु केम हियर। यहाँ पे हुम क्यों नहीं लगेगा बोलो? मैंने कहा हुम कहाँ लगता है? जब वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। बताओ वर्ब के पहले क्या ऑब्जेक्ट आता है? वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हु का। अगर यही द बॉय केम के बाद आया होता, केम के बाद आया होता तो क्या लगाते? हुम लगाते। मैं आ रहा हूं उसमें, मैं एक को बताने के लिए तीन तीन एग्जांपल लिया हूं और सेंटेंस को तोड़ के दिखा रहा हूं कैसे वो सब्जेक्ट है। तो यहां पे देखो द बॉय सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सब्जेक्टिव केस हुआ, केम वर्ब है, हु भी क्या है? सब्जेक्ट है। इसलिए ऐसे पर्सन के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखो, दिस इज द हाउस, यही वो घर है। अब ये ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है। घर एक तो घर क्या होता है? वस्तु तो होता है ना। विच माने कौन? दी हाउस। यानी विच का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? हाउस के लिए हुआ है। अब बताओ इज वर्ब है, इज वर्ब है। अब मुझे बताओ दिस इज, अब देखो यहां भी वर्ब है, यहां भी वर्ब है। दिस इज द हाउस, क्योंकि यहां का सब्जेक्ट है हाउस, उसको इंट्रोड्यूस किससे किया हमने? दिस से। दिस इज द हाउस विच इज मेड। अब बताओ इज मेड होना ये तो वर्ब है कि नहीं है? बना हुआ है। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर ये वर्ब है तो वर्ब के बाद ना ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। वर्ब के पहले सब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं या तो नाउन को या प्रोनाउन को। तो यहां मैंने किसको इस्तेमाल किया? विच को, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन विच का एक्चुअली मतलब क्या होता है? द हाउस। तो बताओ वर्ब के पहले इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के यहाँ पे पहले इस्तेमाल हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट है, पर्सन तो नहीं है। पर्सन है नहीं है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया? विच का। हम यहाँ पे दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था दैट इज यूज्ड फॉर एनीथिंग। दैट का इस्तेमाल किसी भी चीज के कर सकते हो, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, क्रीचर्स के लिए, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल्स फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, तो यहाँ दो सेंटेंस है, दिस इज द हाउस फुल स्टॉप, दिस हाउस इज मेड ऑफ मार्बल फ्रॉम राजस्थान। तो ये दिस हाउस दो बार है, एक को हटा दिए, विच लगा दिए। द रोड दैट लीड्स टू चांदनी चौक मार्केट इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द लोकल मार्केट। देखो द रोड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द लोकल अथॉरिटी, ये हुआ मेन क्लॉज। और दैट दैट मतलब द रोड लीड्स टू चांदनी चौक। अगर दोनों सेंटेंस को अलग करें, स्प्लिट करें, तो पहला सेंटेंस बनेगा द रोड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द लोकल अथॉरिटी। सेकेंड सेंटेंस द रोड लीड्स टू चांदनी चौक, जो दिल्ली में है। दोनों को ज्वाइन करना है। तो अब मुझे बताओ द रोड ऑब्जेक्ट है, बताओ यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन तो वस्तु है ना, ये तो पर्सन नहीं है। प्लेस बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे। विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दैट और विच को हम अल्टरनेट कर सकते हैं। लेकिन विच का इस्तेमाल तो वस्तु के लिए ही होगा, दैट का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हु का इस्तेमाल और हुम का इस्तेमाल पर्सन के लिए होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हु कहाँ लगाएंगे और हुम का लगाएंगे। हु वहां लगाना जहां पे हु जो है सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। देखो लिख ही रहा है हु केम, द बॉय केम। ठीक है, और अगर वर्ब के बाद अगर पर्सन का इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, तब तो तुम्हें क्या लग जाएगा? हुम लग जाएगा। ये चीज किसी भी किताब में इस तरह से नहीं बताई गई है। ठीक है, अब यहां पे देखो एज एन ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एज एन ऑब्जेक्ट। यहां पे देखो खास करके तुमको देखना है, हूं अभी समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो ध्यान से हम बताते हैं। तुमको ये वाला याद है, द बॉय इज अ फुटबॉल प्लेयर, वर्ब के पहले द बॉय, द बॉय केम हियर, वर्ब के पहले बॉय, सब्जेक्टिव केस, इसलिए क्या लगा? पर्सन के लिए हु। अब पूछोगे सर बताइए हुम कहाँ लगेगा? देखो आई हैव अ डॉटर, मेरी एक बेटी है। हैव का मतलब होता है होना, मेरे पास होना। अगर आपके पोजीशन में कुछ है तो हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हैव और हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। आई हैव अ डॉटर, अब यहां लग गया हूम आई लव फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, जिसे मैं दिल की गहराइयों से प्रेम करता हूं। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है ना, सर यहां हु काहे नहीं लगाएंगे? क्वेश्चन तो पूछोगे ना,
हम बोल देंगे थोड़ा मांग के चले जाओगे, तो फिर फायदा क्या है? तो किताब पढ़ लो उससे अच्छा। देखो हमें प्रूफ, अच्छा हुम का इस्तेमाल कब करते हैं? जब रिलेटिव प्रोनाउन ये किस केस में हो? ऑब्जेक्टिव केस में जब इसका इस्तेमाल होता है, माने वर्ब के बाद। तो बोलो सर प्रूफ कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ही मैथ की तरह ही इंटरेस्टिंग है। देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, आई हैव अ डॉटर, ये मीनिंग पूरा क्लियर है? तो ये कौन सा क्लॉज है? मेन क्लॉज, जो अपना मीनिंग बताने के लिए सेंटेंस से किसी और हिस्से पे डिपेंड नहीं रहता है। अब आते हैं सेकंड में। अब देखो whom I love, I love whom? My daughter, I love my daughter from the core of my heart, दिल की गहराइयों से। मुझे एक बात बताओ, ये वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है? आई। ये वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है? आई। आई यानी कि वो फादर। और डॉटर कहां पे आया है? ये वर्ब है। देखो वर्ब के बाद आया ना डॉटर, तो वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां जो हुम है वो डॉटर के लिए ही है, लेकिन डॉटर किस केस में इस्तेमाल हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। और चूंकि पर्सन है इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया? हुम। अगर किसी तरह से ये अगर यहाँ पे होता माई डॉटर, स्टार्टिंग में होता, जो कि इस सेंटेंस से पॉसिबल ही नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस होता, तब क्या लगाते? हु। आप दोनों का डिफरेंस समझे? इसको देखो, द बॉय इज सब्जेक्ट वर्ब, द बॉय केम सब्जेक्ट वर्ब। आई हैव, आई लव, दोनों सेम पर्सन है। आई हैव अ क्या? डॉटर, और आई लव क्या? माई डॉटर। ये ऑब्जेक्टिव केस में आया कि नहीं आया? और हम डॉटर के लिए जब हमको रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो हमको दिखा, अरे डॉटर तो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, तब इसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा? हुम। इतना एक्सप्लेनेशन तो किसी किताब में नहीं है इस तरह से, ना ही सेंटेंस ऐसा करके लिख के दिया है, और ना ही ऐसा रीफ्रेज करके कोई सेंटेंस लिखा है उन लोगों ने। सेंटेंस को रिफ्रेश करना दूर की बात है कि ना स्प्लिट कर देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं कि कैसे कैसे क्या नहीं। अब तक लोग कैसे पढ़ रहे थे? हाँ, पढ़ के ना लग रहा है यहाँ पे ना हुम होगा, इसका मतलब है जिसको, जो। पहले लोग ऐसे पढ़ते थे, ग्रामर वैसे नहीं पढ़ा जाता ऐसे अंडरस्टैंडिंग से, ग्रामर आपको ग्रामर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आपको मेरी बात समझ में आई? दिस इज द फार्म हाउस, इस वाले में सब सब्जेक्टिव केस था। द हाउस इज, दिस इज, द हाउस इज, द बॉय इज, द बॉय केम, द रोड इज, द रोड लीड्स। हर केस में जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट ही था। इस केस में सब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। आई हैव अ डॉटर, आई लव डॉटर। दिस इज द फार्म हाउस विच माई फादर बिल्ट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं माई फादर बिल्ट व्हाट, तो लिखेंगे माई फादर बिल्ट अ फार्म हाउस। अब बताओ ये विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? फार्म हाउस के लिए। लेकिन फार्म हाउस का इस्तेमाल किसके बाद हुआ है? वर्ब के बाद। और यहां भी बिल्ट के बाद क्या आएगा? फार्म हाउस। तो यहां भी देखो वर्ब के बाद ही आया है एज एन ऑब्जेक्ट, और यहां भी बिल्ट के बाद क्या आएगा? एज एन ऑब्जेक्ट फार्म हाउस। तो दोनों केस में ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है ना। आप जब तक इसको नहीं समझोगे ना तब तक क्वेश्चन को उड़ा नहीं पाओगे। इसमें आ जाओ, द बोलिंग मशीन ब्रोक डाउन यस्टरडे, और दूसरा है द बोलिंग मशीन दैट आई बोरोड। अब मुझे बताओ, तुमसे कोई पूछे आई बोरोड, मैंने उधार लिया, आई बोरोड व्हाट, तो क्या बोलोगे? आई बोरोड अ बोलिंग मशीन। तो बोरोड के बाद आएगा बोलिंग मशीन, वर्ब के बाद आएगा बोलिंग मशीन, यानी यहाँ पे जो दैट का इस्तेमाल हुआ है वो बोलिंग मशीन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा गया है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ भी दैट था, यहाँ भी दैट था, पर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे मालूम चला? अगर मैं इस सेंटेंस को रिफ्रेश करूं तो होगा द बोलिंग मशीन ब्रोक डाउन यस्टरडे, और दूसरा आई बोरोड दी बोलिंग मशीन। तो बोरोड के बाद बोलिंग मशीन आ रहा है,
वर्ब के बाद बॉलिंग मशीन आ रहा है, यानी बॉलिंग मशीन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन तुमने इस्तेमाल किया है वो भी ऑब्जेक्टिव केस हुआ। इसके ऊपर बकायदा एरर फाइंडिंग आते हैं, उस समय तो आपको याद ही नहीं रहेगा क्या पढ़ा तुमने, अगर अभी तुमने ध्यान नहीं दिया तो। वरना मैं थोड़ा तुमको ऐसे बोर्ड भरने के लिए या जो प्रेजेंटेशन बताने के लिए मैं लिख दूं खाली, ऐसा नहीं है, एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हो, रियल ऑथेंटिक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने ऑब्जेक्टिव केस में किया, क्यों किया मैंने बता दिया। इस पहले वाले में हमने क्या में किया, सब्जेक्टिव केस में। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी का, किस केस में, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है, लेकिन किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन। इसका मतलब यह है कि पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, द कॉट, खटिया, वो खटिया, ऑन मतलब जिसपे, विच दे वर सिटिंग जिसपे वो बैठे हुए थे, बिगेन टू क्रिक, टूटने शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ यहां पे विच, एक बात तो तुमको समझ में आ गया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है ना। लेकिन क्या सिर्फ ठीक नाउन के पहले इसका इस्तेमाल हुआ है, नहीं, दोनों के बीच में क्या है, ऑन, और ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, ऑन है प्रीपोजिशन। तो यहां पे विच नाम के रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के बाद, यानी कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। सेकेंड केस देखो, दिस इज द पेन, अगर मैं विथ को यहां से हटा दूं तो हम लिख सकते दिस इज द पेन विच आई वॉन्ट, या वॉन्टेड, विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू, यही वो कलम है जो मुझे तुमसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, विथ, विथ क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। और उसके बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, विच, विच कौन है, द पेन। लेकिन ठीक नाउन के बाद हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यूजुअली ठीक नाउन के बाद होता है, लेकिन बीच में क्या आ गया, प्रीपोजिशन। तो अब ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में है किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल, जैसे वर्ब के बाद इस्तेमाल हो तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, रिलेटिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। शी इज माई वाइफ विथ हुम, अब देखो यहाँ पे हुम का इस्तेमाल क्यों हुआ, तुम सर यहाँ हु क्यों नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हु नहीं लगेगा, पता है क्यों नहीं लगेगा, पर्सन ही है, वाइफ, हुम माने वाइफ, जिसके साथ मैं रहता था। अब तुम सर यहाँ पर हु क्यों नहीं आया, तो हु लगता है जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे, हुम लगता है जब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। बताओ, शी इज माई वाइफ वर्ब के बाद लगा है। अब मैं तुमसे पूछूं, आई लिव्ड विथ माई वाइफ, तो वर्ब के बाद ही ना आ रहा है, वर्ब के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट, और अगर पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में है तो क्या लगेगा, हुम लगेगा, और चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। मैं आपको लिटरेचर दिखा रहा हूं कि आप ग्रामर देखो कैसे वर्क करता है, उसके बाद तो एकदम आसान हो जाएगा सब कुछ। जो कुछ बोरिंग फील होता है ना वो रूल्स पढ़ने के समय ही होता है, और वही जो है ना एक स्टूडेंट का बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। मैं तुमको अभी 50 क्वेश्चन दे दूं, कैसे कराओगे, मान लो मैंने एरर फाइंडिंग शुरू कर दिया नेक्स्ट डे, चलो 50 क्वेश्चन करते हैं, कैसे बनाओगे, जबकि मैंने तुमको ना थ्योरी पढ़ाया, ना रूल पढ़ाया, ना चीजों को समझाया, ना बैकग्राउंड, कैसे करोगे। तो सर क्या करेंगे, हर एक एरर को बना बना के बता रहे हैं, क्या फायदा, तुम क्यों नहीं बना रहे हो 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन जिस दिन तुम खुद से बनाना शुरू कर दोगे, समझो तुम सक्सेसफुल हो गए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अब देखो, बोला हु होगा कि हुम होगा, और भी क्लियर कर देते हैं, मैं और क्लियर करूंगा तुमको। आई मेड द आर्टिस्ट हु पेंटेड हुम पेंटेड दिस पिक्चर, समझ में नहीं आ रहा है भैया, हुम लगाएंगे कि हु लगाएंगे, तो हमने क्या किया, सेंटेंस को रिफ्रेश किया, आई मेड द आर्टिस्ट डॉट, उसके बाद आर्टिस्ट अगर मान लो लड़की है, मान लेते हैं, शी पेंटेड दिस, ये दोनों अगर नहीं आएगा तो या तो ही आएगा तो शी आएगा, आएगा ना, या तो ही आएगा या शी आएगा, शी पेंटेड दिस पिक्चर। अगर इस सेंटेंस को मुझे तोड़ना हो तो ऐसे ही टूटेगा ना, क्या कोई और तरीका है तोड़ने का, क्या कोई और तरीका है तोड़ने का, क्या हम इसे और तरीके से दो भागों में तोड़ सकते हैं, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप मुझे बताइए
कि यहां पे है आर्टिस्ट वर्ब के पहले एज अ सब्जेक्ट, यहां भी है वर्ब, इसके पहले क्या है, शी सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आर्टिस्ट लड़की थी तो उसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ, शी। अब बताओ, वर्ब के पहले है, वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, और पीपल है, पर्सन है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, अब आया समझ में? कोई भी डाउट तुम्हारे मन में जाने नहीं देंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? ये तो मैंने बता दिया, वही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करता कि आपके नोट्स आपके पास रह जाए कि कैसे सर ने कैसे बोला था, ये वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अदरवाइज आप वीडियो देख ही सकते हो। ठीक है, नाउ अब सेकेंड वाला, ही इज द काइंड ऑफ पर्सन, वो एक इस तरह का व्यक्ति है जिसको मैं प्रशंसा करता हूं। आपको डिसाइड करना है हु होगा कि हुम होगा। तो हम देखते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। पहला, ही इज द काइंड ऑफ पर्सन, इसको रिफ्रेश आ गया, हाँ, ही इज द काइंड ऑफ पर्सन। और क्या है, आई एडमायर, आई किसको एडमायर, हिम को। और हमको हु और हुम किसके लिए इस्तेमाल करना है, इसी पर्सन के लिए। लेकिन ये पर्सन कहां पे आ रहा है, वर्ब के बाद, यहां भी कहां आ रहा है, वर्ब के बाद, यानी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हुम। अब आपको समझ में आया कि कहां हमें पर्सन के लिए हु लगाना है, कहां है पर्सन के लिए हुम लगाना है। लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई रूल नहीं है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है जहां पे रूल फॉलो नहीं होता है, सब जगह यही रूल फॉलो होता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलो ठीक है, और जो मैंने लिखा वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मैं यहाँ दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि क्या आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आप सीखे हो तो आप प्रूफ करो। पहला, द मूवी इज अबाउट अ बॉय whom wants to become a dancer। बोलिए क्या होगा, हु होगा कि हुम होगा? कॉन्फिडेंस से बोलो ना, अरे इतनी घबराने वाली क्या बात है, अरे क्या बात है, ये वर्ब है ना। अरे तो भैया वर्ब के पहले अगर रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो सब्जेक्ट ही तो होता है, सब्जेक्ट ही तो होता है, क्या होगा, हु होगा ना। वर्ब के पहले, वर्ब के बाद होता है तो हुम लगाते। सेकेंड, डिड यू लाइक द टैमालिज, क्या तुमको वो तमालिज पसंद है, विच दैट हु आई मेड, तो आई मेड व्हाट, आई मेड तमालिज, यानी कि ये तमालिज जिसके बारे में हमें विच दैट या हु में से कोई चूज करना है, जिसमें से हु तो जिंदगी में नहीं होगा क्योंकि ये कोई रेसिपी है, कोई डिश है, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फैसला करना है विच या दैट में। दैट तो किसी भी चीज के लिए लगता है, तो दैट तो पहले ही टिक मार दो भैया। लेकिन आप पूछेगा कि ये कौन सा केस में है, विच और दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, किस केस में इस्तेमाल हुआ है, हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आई मेड व्हाट, आई मेड तमालिज, आई मेड तमालिज। तो इसके बाद आ रहा है तमालिज। जब हम सेंटेंस को रिफ्रेश करेंगे तो वर्ब के बाद आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी यहां पे हम विच भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। विच लगा सकते हैं क्योंकि ये एक रेसिपी है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है, खाने की चीज है, और दैट तो किसी भी चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्रिएचर्स, एनिमल्स, एलियंस, किसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, हैव यू मेट द मैनेजर whom मिस्टर हर्नांडेज हायर्ड, क्या तुम उस मैनेजर से मिले जिसको मिस्टर हर्नांडेज ने हायर किया था? अरे भैया, मिस्टर हर्नांडेज हायर्ड हुम, यस, दी मैनेजर। तो पढ़ के लग रहा है ना कि भैया ये जो मैनेजर है यहां भी वर्ब के बाद है, और अगर मैं सेंटेंस को रिफ्रेश करूं तो मिस्टर हर्नांडेज हायर्ड दी मैनेजर, यहां भी वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में कोई अगर पर्सन इस्तेमाल हो रहा है तो हुम लगेगा, हु नहीं लगेगा। अब बताइए फाइनली क्या मैं समझा पाया? ठीक है, क्लियर हो गया ना एकदम? ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत लोगों को हु कहाँ लगता है, हुम कहाँ लगता है, और ज्यादातर 95% स्टूडेंट सिर्फ अंदाजे से लगाते हैं अपनी मातृभाषा में चीजों को सोच के कि आपने यहाँ जो होगा या ना जिसको होगा, ऐसा सोच के लगाते हैं। ग्रामर तो जो और जिसको में नहीं होता है ना, मार्क्स जो आएगा डिस्को हो जाएगा फिर वो। बात समझ में आ रहा है? सच में मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वैसे ही बनाया करता था। यहाँ ना जो जैसा साउंड हो रहा है मन में, यहाँ ना जिसको जैसा साउंड हो रहा है ना हुम लगेगा। स्कूल में मैंने ऐसे ही किया था, क्या करें, हर कोई ऐसे करता है, मैं नहीं, हर कोई ऐसे ही करता है, कोई अलग नहीं है। हम लोग का जो लाइन ऑफ स्टडी है ना, सभी जनरेशन का, सबका एक ही है।
क्योंकि टीचर तो 60 साल में रिटायर होते हैं ना, तो कितने सारे जनरेशन को पढ़ा देते हैं, ठीक है। और मैंने तो पूरा हाशिमारा को पढ़ाया है, ठीक है। फॉर ईच सेंटेंस सप्लाई द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका आंसर बताइए, अब मजा आएगा करने में। देखो मिशेल, अब नाम ही देखो, नाम इंडिया तो है नहीं, यानी इंडियन बुक से ये मिलेगा नहीं। मिशेल लाइक्स द रिंग, ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि ये देखो ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, वर्ब में एस है। मिशेल लाइक्स द रिंग दैट शी सॉ इन द स्टोर विंडो। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं द रिंग की, और जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, मतलब वस्तु के लिए आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब थिंग, तो हम क्या लगा सकते हैं, या तो हम विच लगा सकते हैं या फिर हम दैट लगा सकते हैं। लेकिन यह विच और दैट, ये बताओ किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। शी सॉ व्हाट, द रिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये जो यहाँ ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये पूरा रिलेटिव क्लॉज है। मिशेल लाइक्स द रिंग, फुल स्टॉप, मेन क्लॉज, अपना मीनिंग कंप्लीटली दे रहा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। द बॉय डैश आर्म वाज ब्रोकन इज वेयरिंग अ ब्राइट पर्पल कास्ट। किसका हाथ टूटा भाई, आर्म किसका है, बॉय का। तो आर्म का पोजेशन किसके पास है, बॉय के पास। तो पोजेशन दिखाना है, तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हुज। क्या होगा, हुज। द बॉय हुज आर्म, लड़का जिसका हाथ टूट गया था, इज वेयरिंग अ ब्राइट पर्पल कास्ट, ठीक है। द ट्रीज, सब्जेक्ट देख रहे हैं, वस्तु है। द ट्रीज डैश ग्रो इन दिस फॉरेस्ट आर मोर देन 40 years old। क्या होगा, क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आया, ओके। द डांसर्स डैश पास द ऑडिशन परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। देखो, द डांसर्स परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, द डांसर्स पास्ड द ऑडिशन, तो ये वर्ब है। अरे भैया, तो वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस। और ये कौन है, पर्सन। अरे तो यहां क्या लगेगा, हु। आया समझ में। द पियानो टीचर, आदमी है, डैश यू रिकमेंडेड इज नॉट टेकिंग न्यू स्टूडेंट्स। सुनो, द पियानो टीचर इज नॉट टेकिंग न्यू स्टूडेंट्स, ये हुआ मेन क्लॉज। डैश यू रिकमेंडेड, जिसको तुमने रिकमेंड किया था। तो सुनो, यू रिकमेंडेड हु, हुम, द पियानो टीचर, तो वर्ब के बाद आएगा ना। यानी ये किस केस में यहां इस्तेमाल हो रहा है, यू रिकमेंडेड हिम, मतलब यू रिकमेंडेड द पियानो टीचर एंड दैट पियानो टीचर इज नॉट टेकिंग न्यू स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, क्या लगेगा, यस। आपको मेरी बात समझ में आई। मैं यहां बहुत ही ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली खड़ा होकर कह सकता हूं कि ऑन एनी काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म दैट यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ टाइम, यू विल नॉट सी दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मोस्ट हम्बली बोल रहा हूँ कि ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो घर में खुद मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको स्टफ नहीं मिल रहा जैसा उनको चाहिए, इसलिए केवल 0.001% ही ऑनलाइन से पास होते हैं। बाकी तो घर में खुद ही पढ़ते हैं, उपाय नहीं है, कई साल लग जाए तब जाके पास होते हैं। अगर इस तरह से हर प्लेटफॉर्म पे अगर होता तो मुझे लगता है कि जो 0.011% है, आई थिंक उसका परसेंटेज 50, 60, 60, 70% होता डेसिमल के इस तरफ से। यहाँ तो डेसिमल के बाद है 0.001। ये बिटर ट्रूथ है। बात समझ में आ रही है, सच्चाई कुछ और है, लोग दिखाते कुछ और है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये तीसरा पार्ट है। आज हम लोग सिर्फ 3 प्रोनाउन पढ़ेंगे। एक पढ़ लिया हमने, कौन सा, पर्सनल, उसमें कई सारे कैटेगरीज देख लिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल, ये रिलेटिव हमने देख लिया, बहुत अच्छा। अभी क्या देख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करो। डेमोन्स्ट्रेट करना क्या होता है, देखो डेमोन्स्ट्रेट करना होता है किसी की तरफ इशारा करना, उसको पॉइंट आउट करना, उसके बारे में ये वो, अरे वो वाला, अरे नहीं, उन सब चीजों को इधर लेके आओ। So when you point out to something in singular or plural, or when you demonstrate something in singular or plural,
दैट वर्ड इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, जहां हम लोग किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं या किसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब बताओ, एक मुझे बात बताओ, अगर तुम्हें ये पेन को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो तुम बोलोगे ना, देखिए आज मैं इस कलम के बारे में आपको बताने आया हूं, तो बोलना पड़ेगा ना, इस कलम, आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट दिस पेन, यहां रख दूंगा दूर में, टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट दैट पेन। तो दिस का इस्तेमाल आपके सामने, नियरली, आपके सामने नजदीक में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो सिंगुलर में है, वन सिंगुलर में है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। दैट का इस्तेमाल उसी चीज को थोड़ा दूर में रख दोगे, सिंगुलर में थोड़ा डिस्टेंस में रख दोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो, यानी कि दैट। दीज, THESE, दीज क्या है, दिस का प्लूरल, तो दीज का इस्तेमाल सामने रखी बहुत सारी चीजों के लिए होता है। अरे यार इन सभी कलमों को यहां से ले जाओ, सारी स्याही खत्म हो चुकी है, तो कई सारे पेन है, दीज, यही सारा कलम अगर दूर में रखा हो, ब्रिंग मी दोज पेन्स, अरे वो सारे कलम मेरे पास लेके आओ। तो दिस और दैट का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है, दीज और दोज का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है। दिस और दैट, दीज और दोज कॉन्ट्रास्ट में भी यूज होते हैं, एक दूसरे के उल्टा। दिस इज माई पेन बट दैट वन इज योर्स, दैट वन इज योर्स, योर नहीं, योर लिखोगे तो फिर से पेन लिखना पड़ेगा, योर्स, ठीक है। दिस इज योर पेन, दैट वन इज माई पेन और माइन, क्योंकि हम पेन बोल चुके हैं। देखो यही खूबसूरती है प्रोनाउन की, ठीक है, पूरा आपका जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश प्योर हो जाएगा, पूरा फिल्टर हो रहा है, पूरा फिल्टर हो रहा है, इस बात को समझो, ठीक है। सो सिंगुलर में दिस, प्लूरल में दीज, ये होता है नियर के लिए, ठीक है, और ये भी होता है नियर के लिए, दोनों नियर के लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, दिस एंड दीज। और दैट का इस्तेमाल क्या होता है, डिस्टेंट, जो चीजें दूर में है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और क्या के लिए, सिंगुलर लिखा ही हुआ है, दोस्त क्या होता है, फार अवे, सही लिखे है ना, दैट, हाँ दैट भी डिस्टेंस के लिए होता है, दोस्त भी क्या होता है, दूर चीजों के लिए ही होता है, दोनों का इस्तेमाल, इन दोनों का इस्तेमाल नजदीक के लिए होता है, सिंगुलर प्लूरल। देखो मैंने यहाँ पे कुछ अलग से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और मैंने लिखे हैं इसलिए, हालांकि मैं इसको वर्बली बोल सकता था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब एग्जाम सामने आता है ना, तो आपके पास कुछ चीजें आपने पढ़ी समझी, लेकिन समय गुजरने के साथ आप उन चीजों को भूल जाते हो, क्योंकि आपका प्रॉपर वो नोट्स आपके पास नहीं होता जो सर ने बोला था। मैं कभी कभी लिख देता हूँ चीजों की, आप जब कॉपी खोलोगे ना, तो आपके पास रेडीमेड रहेगा, सारी रिफ्रेज हो जाएंगी मेमोरी। दिस जो है ऑफन इंडिकेट समथिंग नियर टू द स्पीकर, मैंने कहा जो बोलने वाला जो स्पीकर है, जो चीज उसके सामने है और सिंगुलर है, उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। वाइल दैट का इस्तेमाल इंडिकेट समथिंग फार्दर अवे, और दैट का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो दूर में है, कहाँ है, दूर में है। दिस एंड दैट का इस्तेमाल कॉन्ट्रास्ट में भी होता है, एक दूसरे के उल्टे में भी होता है। दिस एंड दैट कैसे, देखो, दिस इज माई नोटबुक बट दैट इज ट्रीनाज नोटबुक। हम यहाँ पे नोटबुक दो बार लिखे हैं, यहाँ पे नोटबुक नहीं इस्तेमाल करना है, समझाने के लिए लिखे थे कि ये देखो, ये मेरा है, वो वाला तुम्हारा है। दिस और दैट एक दूसरे के ऑपोजिट यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए, किसके लिए, सिंगुलर। अब जब तुमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, तो ट्रीनास का मतलब होता है नोटबुक ऑफ ट्रीना, नोटबुक ऑफ ट्रीना। सो दिस इज माई नोटबुक, दैट इज ट्रीनास। आया मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे दिस और दैट जो है कॉन्ट्रास्ट में यूज हुआ है, एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस में। दिस एंड दीज एंड दैट एंड दोज, क्योंकि दिस के लिए दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल कौन होता है, दोज होता है, ठीक है। तो कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनका इस्तेमाल, ये तो है तो प्रोनाउन, लेकिन ये प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा, ये तो सेंटेंस में कहां और कैसे यूज हुआ है उसके पर डिपेंड करता है ना। यहां पे ये क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि दिस का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, नोटबुक के लिए, पर नाउन को यहां लिखे गए हैं तो ये प्रोनाउन हुआ, नाउन को यहां लिखा तो प्रोनाउन हुआ। अब बताओ, ये ऑब्जेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, तब ये क्या बन गया, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, अगर नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है तो प्रोनाउन,
लेकिन नाउन के ठीक पहले इस्तेमाल होके नाउन के बारे में अगर कुछ बता रहा है तो बन जाएगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब कैसे देखो, मुझे बताओ कार क्या है? नाउन है भाई। कौन सी कार? अरे ये वाली। तो आप एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, कौन सा? दिस। तो बताओ ये दिस कार, कार को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं? there is a modification for the car. This car, I am talking about this car, I am talking about that car, I am talking about these cars, I am talking about those cars. तो अब ये प्रोनाउन नहीं है। अरे ये कैसे प्रोनाउन हो सकता है? अगर ये प्रोनाउन होता तो कार नहीं होता, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आता है। लेकिन नाउन को रख के अगर ये आया है तो ये सिर्फ उस नाउन के बारे में, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए आया है, नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो दिस कार बिलोंग्स टू टीना। ये क्या होता है? यहाँ पे जो दिस जो है ना, वो जो नाउन है कार, उसको मॉडिफाई कर रहा है। मैंने जो बोला उसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपके पास नोट्स अवेलेबल रहे हमेशा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसी को अगर मुझे प्रोनाउन में इस्तेमाल करना है, आपको बोल दिया अच्छा ठीक है दिस को एडजेक्टिव बनाओ। सर दिस कार इज माइन, ठीक है, दिस कार, ओके। अब इसको प्रोनाउन बना के दिखाओ। तो प्रोनाउन जैसे ही बोलेगा, प्रोनाउन बनाने के लिए नाउन अगल बगल में नहीं आएगा, दूर में आ सकता है। तब क्या बोला मैंने? दिस इज टीनास कार। तो कार को मैंने दूर भेज दिया, तो ये दिस क्या हो गया? दिस का मतलब कार ही है, लेकिन इसके अगल बगल कोई कार है नहीं, नाउन दूर में है और उसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? इस दिस का। तो यहाँ पे हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ माइन का मतलब क्या होता है? माई कार। तो ये क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। आपको मेरी बात समझ में आई? एक ही चीज दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है और वही दिस यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। ये इतनी खूबसूरत चीज है कि जब तक आप इन वर्ड्स को सेंटेंस में रिफ्रेश नहीं करोगे ना, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये ना एडजेक्टिव है ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है ये प्रोनाउन है। अरे सेंटेंस बना लो ना अपने से। ट्राई टू कल्टिवेट दैट हैबिट विद इन यू। इस तरह की आदत पैदा करो सेंटेंस लिखने का। सेंटेंस लिखोगे नहीं कैसे होगा? घर में करते क्या दिन बैठ के? सेंटेंस बनाओ। जितना लिखोगे तुम्हारी राइटिंग स्किल, कम्युनिकेटिव स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट्स को इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है जब तक कि वो 50 एग्जाम फेल ना कर जाए। तो क्या जरूरत है? 4 ही एग्जाम फेल करके नौकरी हो जाए, वैसा काम करो, या एक ही बार में हो जाए। एक ही बार में तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, जो हमारे यहाँ से भी हुआ है, ऋतिक थापा का हुआ है। 4 नौकरी जनरल कैटेगरी से एक बार में। वो तो कोई और एग्जाम ही नहीं दिया था, 4 ही एग्जाम दिया, 1 साल पढ़ा, 4 एग्जाम दिया, चारों जनरल कैटेगरी से, चारों में सिलेक्शन लेके चला गया। पहला सिलेक्शन क्या में हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, IBPS। सेकेंड सिलेक्शन क्या में हुआ? IBPS PO, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर, सिक्किम पोस्टिंग। थर्ड में क्या मिला? थर्ड में क्या मिला? ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहली बार ये पोस्ट निकला था एग्जीक्यूटिव PO का, जिसकी ट्रेनिंग में सैलरी थी उसकी 92,600, 92,600 रुपए स्टाइपेंड ट्रेनिंग के समय। और जानते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ECGC का, जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पूरे भारत में जानते हो वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी कितनी थी? लोग हिम्मत नहीं करेंगे भरने की। 75। मात्र पूरे भारत में 75 वैकेंसी थी। कोई हाथ भी लगाएगा इसमें? रिद्धिक को मैंने बोला था भर, मुझे मालूम है। पढ़ाने के बाद किसमें क्या है, उसके आचरण से, बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से ना मुझे पता चल जाता है। तुम लोगों को क्या लगता है मैं कुछ नहीं देखता? मैं सब दिखता हूँ। 12-13 साल 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है किसका भाव भंगिमा कैसा है, किसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या बोल रहा हूँ, बात सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं, कब तक समझेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे को सब समझ में आता है। पर टीचर का काम है उसको मोटिवेट करते रहना, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना। गिरा हुआ आदमी भी महान बन जाता है। और चौथा पोस्ट क्या निकाला था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट, जिसका प्रीलिम्स में ही कटअप जो है आउट ऑफ 100 में 94 के ऊपर जाता है। 100 में आपको 90 प्लस लाने से भी नहीं होगा, 93 94 प्लस लाना है। उसका 95 96 था। देन मेंस की परीक्षा है, तो लास्ट में उसको मैंने क्या ज्वाइन करने के लिए दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सूट पहन के ऑफिस में टाई लगा के AC रूम में बैठता है, गाड़ी है, बंगला है, एवरीथिंग इज देयर नो। सो कोई ये नहीं कहेगा कि SC ST से गया है। और SC ST होने से भी क्या होता है, SC ST वालों को भी तो पास होना पड़ता है ना। तो जनरल कैटेगरी 4 वैकेंसी, फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 ज्वाइनिंग लेटर, चारों मेरे पास है।
सो बात वही है ना, और यहीं बैठता था, इसी कलर का बेंच था, आज भी उसी कलर का बेंच है, वही हॉल है, कलर भी चेंज नहीं किया हूं मैं, साला पढ़ाने वाला भी वही है, पढ़ने वाला सेम नहीं होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है ना, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? स्टूडेंट का नौकरी ना होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? ये नहीं कि वो कमजोर है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्लास में बैठने के बाद उसको पता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, टीचर बोल तो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, या कुछ और चीजें, और ये बात उसको अच्छी तरह पता होती है कि वो क्लास में जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो गलत है, ये उसको पता होने के बाद भी उसे कंटिन्यू करता है, क्योंकि दुनिया में वही अकेला आदमी है ना जिसको पता है कि मैं गलती कर रहा हूं, गलती कर, उसको पता है लेकिन उसको करेक्ट नहीं करेगा। वैसे आदमी को क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल, जो कभी सुधरेगा नहीं। सुधर गया तो टीचर को बोलने की जरूरत ही तो नहीं है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि भाई सिलेक्शन तो होगा इसका। ये एक्चुअली होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं क्लास में भी, जैसे महिमा बैठी हुई है, लोग भी सुना होगा, मैंने पहले भी एक बात बोला है कि लोग कभी कभी पूछ देते हैं मुझसे कि सर कितनी मेहनत करने से पढ़ाई हो जाएगी? तो अभी जो एफर्ट है वो तो अनकाउंटेबल है। अब उसे क्या कहते हैं उसको, ग्रोसरी स्टोर पे जाके तुले पे तो नहीं नाप सकता ना, इतनी 1 किलो तुम करो, तुम 1.5 किलो कर लो, अच्छा तुम 60 किलो का है, तुम एक काम तुम 3 किलो कर लो मेहनत। कैसे मेजर करेंगे मेहनत को? तो मैं कहता हूँ कि पूछते हैं कि मेहनत कितनी करें कि सर हम लोग पास हो जाए। तो मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ चलो एक दिन पहाड़ पे चलेंगे, माउंटेन हाइक करेंगे, एडवेंचर होगा। मैं तुमको पहाड़ पे लेके गया, सही है, पहाड़ की चोटी पहुंच गए, मैंने पूछा कैसा लग रहा है सीन? सर मजा आ गया, बवाल काट दिया सर आपने तो, और धक्का दे दिया मैंने तुमको। मैंने तुमको क्या किया? धक्का दे दिया। बात समझ रहे हो? धोखा हो गया ना तुम्हारे साथ। अब तुमको अगर धक्का दे दूं तो तुम्हें एक बात तो पता है, साला तुम तो गया, लेकिन जाने के पहले भी थोड़ा टाइम होता है ना, तुमको पता है कि तुम पहाड़ से नीचे गिर रहे हो, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अपना, तुमको पता है कि आज अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मेरी जान चली जाएगी, तो वो क्या करता है, अपनी जान जब उसकी दाव पे लगी है ना, तो उस दिन, उस गिरते वक्त 5 सेकंड के फासले में वो कोशिश करता है, जो कोशिश वो ताउम्र 25 साल की उम्र तक उसने नहीं किया, जो एफर्ट, जो ऑनेस्टी उसने 5 सेकंड में सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए पहाड़ से गिरते वक्त किया, वो 5 सेकंड की कोशिश 25 साल में की कोशिश से कहीं बड़ी थी। और उसी 5 सेकंड के हाथापाव कोशिश में उसने क्या किया, पहाड़ के किसी कोने को पकड़ लिया और वो ऊपर आ गया, उसकी जान बच गई, क्योंकि उसे मालूम था एक ही मौका मिलेगा, छूट गया तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने अपना सबसे बेस्ट उस दिन दिया, जो उसने कभी 25 साल की उम्र में भी नहीं दिया था, और उसकी जान बच गई। तो मैं उस स्टूडेंट से कहता हूं, इतनी ही मेहनत करनी है, बस इतनी ही मेहनत करनी है एक बार। मेरी बात तुम लोग को समझ में आए? समझ में आए तो समझ में आया, जीवन का द समरी ऑफ लाइफ इज दैट। कितनी मेहनत करनी है, मैंने एग्जांपल दे दिया, वो 5 सेकंड वाली मेहनत। जब लाइफ को बचानी होती है तो तुम्हारा मन बदल जाता है, लेकिन जब करियर बनाना होता है तो वो वाला एफर्ट ही नहीं होता है, वो वाला ऑनेस्टी नहीं होता। तूने 5 सेकंड में किया, उम्र लेकिन 29-30 हो गया, पर एफर्ट वो 5 सेकंड वाला भी नहीं है। अब देखो, यहाँ पे कुछ मैंने और लिखा है, तुम लोग को डर तो नहीं लग गया ना? पहाड़ तो धकेलूंगा नहीं, ठीक है? नहीं नहीं सर, आपके साथ नहीं जाएगा हम। ठीक है ना? देखो मैंने यहाँ पे एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है, और दोज काइंड ऑफ थिंग्स करेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने दोज, आपको पता है दोज यानी कि जो फार अवे चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दूर रखी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अगर ये प्लूरल है, अगर ये क्या है, प्लूरल है, तो ये तो प्लूरल हुआ। तो अगर ये प्लूरल तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, काइंड लिखा है, एक्चुअली क्या होगा, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये हमारा सही होगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये प्लूरल है, इसका नेचर अगर प्लूरल है, तो इसके साथ जो नाउन आएगा, इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा, जो अक्रॉस द सेंटेंस आएगा इसके साथ, हाथ पकड़ के इसका साथ आया है, वो भी इसके नेचर के हिसाब से आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर सिंगुलर है तो इसका नेचर सिंगुलर है, तो इसके बाद वाला भी क्या होगा, सब सिंगुलर हो जाएगा। इतनी सी बात है। अरे एरर में इसी के ऊपर एरर देगा, लेकिन उस समय तुमको यही याद नहीं रहेगा कि दिस के बाद काइंड होगा और थिंग होगा। तुमको यहाँ काइंड लिख देगा, यहाँ थिंग्स लिख देगा, बोलेगा ओके सही है सर। इनकरेक्ट। अब दोस्त दिया है कि शॉर्ट होगा नहीं, थिंग होगा नहीं, क्या होगा, शॉर्ट्स थिंग्स, और दैट होगा तो क्या होगा, शॉर्ट और थिंग। छोटी छोटी बातें, फुंसी का ख्याल नहीं रखोगे ना, फुंसी ख्याल नहीं रखोगे तो बाद में फुंसा हो जाएगा वो। बात समझ में आ रहा है? देखते हो ना आजकल क्या होता है, लौकी का, लौकी को रात को देता है इंजेक्शन, सुबह लौकी का लौका हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? बात वही है। ओके, अब देखो, अब जो भी है वर्ब को भी तो एग्री होना पड़ेगा ना इसके साथ। दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स तो वर्ब क्या होगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स तो वर्ब क्या होगा, दिस काइंड ऑफ थिंग तो वर्ब क्या होगा, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स तो वर्ब क्या होगा, तो इसको एग्री तो होना पड़ेगा सबके साथ। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, सिंपल एग्जांपल से एकदम क्लियर। देखो, दैट दूर की चीजों के लिए होता है, और किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए। तो ये क्या होगा, सिंगुलर। अगर यहाँ पे एस है तो गलत है, काइंड होगा। काइंड में क्या लगता है, ऑफ। शॉर्ट में क्या लगता है, ऑफ। ये भी याद रखिएगा, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, ये नहीं कि भूल गए। दैट काइंड ऑफ, ये भी क्या होगा, सिंगुलर। अब बताओ कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो ये क्या वर्ब लाट साहब है, ये भी क्या होगा, तो सिंगुलर है कि नहीं है। अब बताओ, दोस्त क्या है, प्लूरल, तो ये भी क्या होगा, प्लूरल, ये भी क्या होगा, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। ये तो सिखा रहा हूं, ये तो सिखा रहा हूं, हो गया। तो आगे समझ में। अब एग्जांपल दे दिए, जो बताया, जो लेक्चर मैंने मारा, कितना तुम लोगों ने पकड़ा, देखते हैं। करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव आंसर भी दिया हुआ है, बेकारी दिए है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। विद दिस एंड दीज प्रॉब्लम सॉल्व, द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज इजी। यहां पे किसको देख के समझ में आ रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? यस, प्रॉब्लम्स है भैया, तो क्या होगा, दीज। क्लियर? आगे, डू यू वांट टू टेक दैट, दोज, बैग और दिस, दीज। तो किसको देख के समझ में आ रहा है कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? बैग। क्या होगा, या तो दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे दैट, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दीज, दीज नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर है बैग। बैग्स होता तो दोज, दीज इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट और दोज सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, किसको देख के मालूम चल रहा है कि सिंगुलर कितना होगा? पहला है शॉर्ट, शॉर्ट्स नहीं है, सिंगुलर है। बिहेवियर, बिहेवियर्स नहीं है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, दैट होगा। जो मैं समझा पाया उसको मैंने एग्जांपल देके आपको टेस्ट करवा लिया कि देखो आपने सही में समझे हो कि नहीं समझे हो, क्योंकि टीचर के बातों में हाँ मिलाने से तुम्हारा नुकसान है। हमेशा वाई क्वेश्चन पूछो। बात समझ में आया? हाँ, वाह। सप्लाई द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहाँ तो नहीं है भाई, कुछ भी आंसर ही नहीं है ना। चलो अब मजा आएगा ना करने में। अब तुमको क्या होगा, यहाँ पे सीधे सीधे आप ये समझोगे कि भैया आपको सच में समझ में आया कि नहीं मेरा बात। मैं नहीं बोलूंगा इसका आंसर, तुम लोग बोलोगे, मैं खाली आंसर लिखूंगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू टर्न दैट मशीन ऑन। ये भाई इस मशीन को कैसे टर्न ऑन, ये चलो टर्न ऑन स्टार्ट करो, मशीन को कैसे शुरू करो, बताओ क्या होगा। अरे भैया अगर ये सामने है तो दिस, और दूर में है तो दैट, क्योंकि आपको तो कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है ना कि ये मशीन दूर में रखी हुई है। स्टैंड अप एंड टर्न ऑन दैट मशीन और दिस मशीन, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, और सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है, SING, सिंगुलर। ये बताओ क्या होगा, डैश कार हैज लो माइलेज, मैंने पेट्रोल ज्यादा खाती है, माइलेज कम देती है, बट डैश वन इज लेस एक्सपेंसिव। यस, हम यहाँ बोलेंगे दिस कार हैज लो माइलेज बट दैट वन इज लेस एक्सपेंसिव। इसका उल्टा भी लिख सकते हो,
दैट कार हैज लो माइलेज बट दिस वन इज लेस एक्सपेंसिव। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो अल्टरनेटिवली। और सिंगुलर है ना? हाँ, गलती सॉरी, गलती होगी तो बताना भाई, हमसे भी गलती हो ही सकती है ना। गलती को तो क्या करेंगे, एडिट हटा देंगे वहां से, गलती थोड़ी पढ़ाएंगे। कोई भी टीचर गलती नहीं आता, पर कर 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 निकाल इसको वहां से। ठीक है, अच्छी बात है ना। अब निकल गया तो निकल गया, मुझसे कोई बात नहीं है। डैश आर द स्वीटेस्ट ऑरेंजेस आई एवर टेस्टेड। आर है, तो अगर आर है तो एक बात तो साफ है कि दिस और दैट बाहर, तो या तो दीज या तो दोज, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं भैया। यहां लगा सकते हो दीज या यहां लगा सकते हो दीज आर द स्वीटेस्ट ऑरेंजेस। और देखो दीज है तो क्या होगा, ऑरेंजेस होगा। दोज है तो भी क्या होगा, ऑरेंजेस होगा। और यहाँ पे ईज होगा तो कान खड़ा कर लेना, अरे साला आर ईज कहाँ से है बे। दीज और दोज तो क्या होगा, आर होगा। दिस एंड दैट होने से ईज होता था। आगे 4 नंबर, मेनी ऑफ डैश पीपल हैड नेवर मेट ईच अदर बिफोर। ईच अदर का इस्तेमाल दो लोगों के लिए होता है या दो चीजों के लिए होता है, और वन अनदर का इस्तेमाल दो से अधिक लोगों के लिए होता है। ये ऐसे ही बता दिया, मन में आया बोल के। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो एक दूसरे का उल्टा होता है। ईच अदर दो लोगों के लिए, दो से अधिक लोग हैं तो वन अनदर, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो 3 पढ़ा रहे ना। चलो, मेनी ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा। पहली बात तो ये है कि पीपल प्लूरल है। अरे भैया, मेनी के बाद अगर ऑफ लगाया तो मेनी खुद भी प्लूरल है और ऑफ के बाद भी प्लूरल ही होता है। मेनी ए होता तो सिंगुलर देते, लेकिन मेनी ए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे क्या लिखा है, पीपल। अब पीपल के पहले ए लगता नहीं है, तो क्या होगा, मेनी ऑफ दीज या फिर दोज। सही है। और हैड का कोई नंबर नहीं होता है। हैव और हैज का पास्ट टेंस हैड, सिंगुलर में भी हैड, प्लूरल में भी हैड। हाँ, हैज सिंगुलर में होता है और हैव प्लूरल में होता है। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आर डैश द राइट टूल्स फॉर द जॉब। क्या ये जॉब के लिए सही औजार है? अब मुझे एक बात बताओ, एक तो यहाँ आर है दिख रहा है, और एक यहाँ पे टूल्स है। तो जिनके लिए हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करना है वो खुद ही प्लूरल है। तो दिस और दैट तो बाहर, क्या लगेगा, आर दीज और आर दोज द राइट टूल्स फॉर द जॉब। तो आपके पास ना कुछ रेफरेंस हिंट्स पॉइंट्स दिए रहेंगे बाय विच वी विल इजीली अंडरस्टैंड दैट विच डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव could be used here or should be used. If you take dash road, रोड है सिंगुलर है क्योंकि रोड का प्लूरल क्या होता है, रोड्स। तो चूंकि रोड एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और हमने यहाँ सिंगुलर इस्तेमाल किया है, तो दीज और दोज बाहर हो गया। तो क्या होगा, इफ यू टेक दिस रोड या इफ यू टेक दैट रोड। देखिए, अगर आप ये सड़क लेंगे या देखिए आप वो सड़क लेंगे, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन कि हम सामने की सड़क की बात कर रहे हैं कि दूर उस गली के बाहर सड़क है उसकी बात कर रहे हैं। सिंस इट इज नॉट मेंशन द कि सामने है कि दूर है, तो हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट वन, which photograph should we use for the brochure, डैश और डैश। कौन सा फोटोग्राफ, अब देखो यहाँ फोटोग्राफ लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वाला इस्तेमाल करें या दैट वाला इस्तेमाल करें। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ फोटोग्राफ्स नहीं लिखा है। ठीक है, चूज द करेक्ट कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस क्या सही लिखा हुआ है आपको बताना है। से ये वाला किया था ना अभी, ये वाला, ठीक है, सेम वही चीज है। चलो, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव दैट, यहां तो ठीक है, यहां तक तो कुछ नहीं करना है भैया, कहानी तो अब शुरू होती है। सॉरी, यहां से दैट काइंड या दोज काइंड्स ऑफ। ऑफ के बाद कौन है, डॉग। एक कुत्ता है कि अधिक कुत्ता है, एक है, तो भैया ये तो आउट हो गया। क्या होगा, दैट काइंड। हिंट पकड़ो, इसे ही कहते हैं रेफरेंस वर्ड्स, ये कह सकते हैं, या क्लूज कह सकते हैं, या हिंट्स कह सकते हैं। ठीक है,
दिस सॉर्ट और दोज सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स यूजुअली सॉल्व्स देमसेल्फ। क्या इंटरेस्टिंग है, साला आग लगा देंगे देखना एकदम। क्या होगा बोलो, यहाँ है दिस शॉर्ट और यहाँ है दो शॉर्ट्स ऑफ, लेकिन कैसे पहचानेंगे? ऑफ के बाद क्या है? प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स अगर है बहुवचन तो इसके पीछे वाले जितने फैमिली मेंबर है सारे के सारे क्या होंगे? बहुवचन। कौन सा होगा बे? दो शॉर्ट। ये नहीं होगा। तो बताओ हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, रुक यार, हमारा नाउन है प्लूरल, ठीक है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? कौन सा होगा? सॉल्व। ये तो नहीं होगा, एस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे है प्लूरल, तो यहाँ क्या होगा? सॉल्व। ठीक है। 10 नंबर, इफ यू फाइंड दैट काइंड और दोस काइंड्स ऑफ हैड। ऑफ के बाद क्या है? हैड। और हमें पता होता है कि हैड का प्लूरल क्या होता है? हैड्स। हैड्स तो है नहीं, सिंगुलर वर्ड है हैड, तो इसके पीछे वाले जो भी इसके रिलेटिव है वो सारे क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। तो किसको आउट करेंगे भैया? दोस काइंड को आउट करेंगे। आंसर क्या होगा? दैट काइंड हो गया। अभी जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर नाउन के जगह पे इस्तेमाल हुआ है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसी चीज को जब एजेक्टिव में पढ़ोगे तो वहां बोलता है डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव। तो पढ़ तो लिए, लेकिन वहां तो मुझे दोबारा बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन एक ही है। तो यहीं पे कहीं पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहीं पे कहीं डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। दीज पीपल, पीपल नाउन है, तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ बोलो? तो फिर ग्रामर में यही तो मजा है, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन बहुत तगड़ा है। तो हम लोग बहुत धीरे धीरे चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अपना 1 साल या कम से कम 1.25 साल यहाँ देना है आप लोगों को। 1 साल के बाद भी तो आपका स्ट्रगल शुरू होगा ना, एग्जाम देने का, फेल होने का सिलसिला जारी होगा या पास होने का सिलसिला जारी होगा। मैं आपको ऐसे स्थिति पे लाया खड़ा कर दूंगा, ऐसे जगह पे लाया खड़ा कर दूंगा जहां से आपको सारी चीजें विविडली क्लियर दिखेंगी और आपको पता होगा फॉर श्योर कि आपको कौन सा रोड पकड़ना है, बिना किसी कंफ्यूजन का, बिना किसी डिलेमा का। कोई आपको मतलब ये नहीं उधेड़ बुन नहीं होगा इधर जाए या उधर जाए। यू विल नॉट बी सिटिंग ऑन अ फेंस, इडियम है ना, कि इधर जाना है कि वहां जाना है, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअलाइज्ड हो चुके होंगे। मेरा मकसद है वही, एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, वो मेरा मकसद नहीं है। एक ही कराऊं पर 100 आप कर सको, उस लायक में बना सकूं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।